आमना wrongly credited return inward of rupees 3500 to return outward although receivable account was correctly credited. तो 3500 की जो है ना वो रिटर्न आउटवर्ड्स थी. रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होती है? तो ये हमारे रिटर्न आउटवर्ड्स जो होते हैं ये बेसिकली परचेज रिटर्न्स होते हैं. 3500 का परचेज रिटर्न था और रिसीवेबल अकाउंट को करेक्टली क्रेडिट कर दिया है. रिसीवेबल अकाउंट को तो ठीक से क्रेडिट करना था, कर दिया. अच्छा जी, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड एट द एंड ईयर एंड? जब हमने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया है रिटर्न इनवर्ड को और रिसीवेबल अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया है तो हमारे ट्रायल बैलेंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? अच्छा देखो, हमने एक अकाउंटिंग एंट्री की. अकाउंटिंग एंट्री क्या की? हम लोगों ने क्या किया? डेबिट कुछ नहीं किया. डेबिट कुछ नहीं किया. डेबिट वाली साइड हमारी खाली थी. हमने रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट कर दिया 3500 से और एक हमने रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 3500 से. अब हमारी ये एंट्री की क्रेडिट साइड कितनी है? डेबिट साइड 0 है, क्रेडिट साइड 7000 है. ऐसे ही है. तो एक एंट्री हम ऐसी पास कर दें जिसकी डेबिट साइड 0 हो, क्रेडिट साइड जो है वो 7000 हो, तो उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली बढ़ते 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 हमारे ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड को 7000 से ओवरस्टेट कर देगा. एक एंट्री हमारी ओवरस्टेट, सिर्फ उतना सोचना है जितना कि उन्होंने बताया हुआ है. हो जाती है कभी गलती, तो आपने ऐसे करना है कि गौर से देखना है. सिर्फ एक ही एंट्री है, इससे ज़्यादा कोई एरर अज्यूम नहीं करना. तो अब अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो आपको समझ आएगी कि हमारी जो ट्रायल बैलेंस है इसकी क्रेडिट साइड जो है वो डेबिट साइड से ज़्यादा होगी. कितनी ज़्यादा होगी? 7000 ज़्यादा होगी, क्योंकि एक एंट्री में डेबिट साइड 0 है, क्रेडिट साइड 7000 है. तो अगर ये कोई और एरर नहीं है तो अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा, द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑन द डेबिट साइड विल बी ₹7000 मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. जी नहीं, ये वाला आंसर, द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड विल बी 7000 मोर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड. क्योंकि सारी एंट्रियों के डेबिट जो हैं वो डेबिट में जमा होते हैं और सारी एंट्रियों के क्रेडिट जो हैं वो क्रेडिट में जमा होते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास जो इम्पैक्ट निकलता है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड इस एंट्री में ओवरस्टेटेड है. क्रेडिट साइड 7000 है, डेबिट साइड 0 है. तो टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड विल बी 7000 मोर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड. सही है? कैसे 35 होगा? अभी मैंने आपको बता दिया. हाँ, उसके साथ एक और चीज़ डेबिट होनी चाहिए थी ना. अगर वो डेबिट ना करता और क्रेडिट भी ना करता तो फिर हम कहते 3500 का फ़र्क है. उसने जो डेबिट करना था, एक तो वो डेबिट में 3500 नहीं डाले, दूसरा क्रेडिट में और 3500 डाल दिए. ये वैसे ही है जैसे मैंने पहले एग्जांपल ली थी कि मैंने उमैर से 5000 लेने थे, तो वो उस एडजस्टमेंट को सेटल करने के लिए मैंने ही इससे मजीद 5000 और ले लिए. तो अब 10000 ओवर हो गया है. पहले मैं उसके 5000 वापस करूंगा, फिर उसके बाद मैं मजीद अपने भी 5000 वापस करूंगा जो मैंने इसको वापस करने थे. तो बेसिकली 3500 डेबिट साइड पे जो लिखना था वो भी क्रेडिट साइड पे लिख दिया. एक तो इस 3500 के बराबर वाला 3500 नहीं आया, दूसरा 3500 और लिख दिया. तो ना इसका कोई आया ना इसका कोई आया, तो टोटल 7000 जो है वो हमने क्रेडिट साइड पे एक्स्ट्रा लिख दिया. इसलिए मैंने कहा कि एंट्री को जरा टोटल करें. डेबिट साइड पे 0 है, क्रेडिट साइड पे 7000 है. इस एंट्री का टोटल इंपैक्ट आपके ट्रायल में 0 डेबिट और 7000 क्रेडिट जाएगा. हाँ, इसको ठीक करने के लिए हमने क्या करना है वो उसने पूछा ही नहीं. उसने पूछा ये है कि बताओ इसका इंपैक्ट क्या होगा ट्रायल बैलेंस पे. ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आएंगी और उससे ट्रायल बैलेंस आउट हो जाएगा. इसे हम क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस आउट हो गया है. और ट्रायल बैलेंस के आउट होने से मुराद है कितने से आउट है? 7000 से आउट है. अच्छा, ये जो 7000 है ये हमारे ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस होगा. यही हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी अल्टीमेट डिफरेंस निकलेगा 7000 पे. हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अल्टीमेटली आउट हो जाएंगी क्योंकि हम एक अनइक्वल ट्रायल बैलेंस से शुरू कर रहे हैं. जब हम अनइक्वल ट्रायल बैलेंस से शुरू करते हैं तो हमारे ये एरर आगे तक कंटिन्यू होता है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 अहमद शोड ए प्रॉफिट ऑफ 15500. अहमद भाई का प्रॉफिट आया है 15500. ये कौन सा प्रॉफिट है? ग्रॉस प्रॉफिट होगा? नहीं, नेट प्रॉफिट होगा. देखते हैं नेट प्रॉफिट है कि ग्रॉस प्रॉफिट है, देखते हैं. इट वाज
फर्दर डिस्कवर्ड, हमारी बहुत सारी डिस्कवरीज जो है ना वो बाद में होती हैं, पता हमें बाद में ही चलता है, ठीक है। इट वॉज फर्दर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द ईयर ही परचेज्ड ए पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर ₹5,000, ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर एक बात पता चली कि उसने एक इक्विपमेंट का पीस परचेज किया था 5,000 रुपये का। फिर क्या हुआ जी, उसके बाद क्या हुआ, ट्रांजैक्शन वर रिकॉर्डेड एज डेबिट रिपेयर अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा 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 तौबा, सारे बच्चे करो तौबा तौबा तौबा। ये क्यों किया इसने, ये क्या है, इट वॉज फर्दर डिस्कवर्ड एट द ईयर ड्यूरिंग द ईयर ही परचेज्ड ए पीस ऑफ इक्विपमेंट, 5,000 का इक्विपमेंट परचेज किया था। ट्रांजैक्शन वर रिकॉर्डेड एज डेबिट रिपेयर एंड क्रेडिट कैश। हालांकि डेबिट किसको होना चाहिए था, इक्विपमेंट क्या होता है, एसेट होता है। क्या होता है, क्यों तो ईद भाई, इक्विपमेंट क्या होता है, एसेट होता है। तो एसेट परचेज किया, इन्वेंट्री थोड़ी परचेज की है, पीस ऑफ इक्विपमेंट जो है वो उसने परचेज किया है। ट्रांजैक्शन वर रिकॉर्डेड डेबिट रिपेयर्स एंड क्रेडिट कैश अकाउंट। इट इज पॉलिसी टू डेप्रिसिएट इक्विपमेंट एट 10% लॉ। और उन्हें दसता है कि भैया ये तो एसेट है, क्या है, एसेट है। अच्छा एसेट है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, जिस साल परचेज की उस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। नॉर्मली हम मंथ वाइज डेप्रिसिएशन करते हैं, मंथली कैलकुलेशंस करते हैं, यहाँ पे उसने कहा पूरे साल की, यानी कि इसमें मंथ वाइज का जो फैक्टर लगाना है वो नहीं लगाएंगे। अच्छा अब देखें ये क्या था, बेसिकली एक एसेट था जो कि हमने रिपेयर में डाला हुआ था। तो इसकी रॉन्ग एंट्री क्या की होगी हमने, इसकी रॉन्ग एंट्री हमने की थी रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट बाय ₹5,000। हालांकि इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ये इसकी रॉन्ग एंट्री है, इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 5,000 से, ठीक है। अच्छा सवाल क्या पूछा है, वो भी बड़ा सियाना है, उसने सवाल ये नहीं पूछा कि करेक्टिंग एंट्री क्या होगी। भाई साहब ने सवाल ये पूछा है कि बताओ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ करेक्टिंग द एरर ऑन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इंपैक्ट होगा इसका, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इंपैक्ट होगा, यानी कि जो प्रॉफिट 15,500 का इसने बताया हुआ, कि ना भी बताता तो हमें कौन सा उसने कहा था कि 15,500 में ये एरर एडजस्ट करने के बाद बताओ प्रॉफिट की क्या इंपैक्ट आएगा। लेकिन भैया हमें उसने पूछा है कि प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इंपैक्ट है। एक तो ये है कि रॉन्ग एंट्री रिवर्स करनी है, उसके बाद हम देख लेंगे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। देखो जरा, रॉन्ग एंट्री रिवर्स करी, करेक्ट एंट्री पास की, तो हमारी जो करेक्टिंग एंट्री बनेगी इसकी वो क्या बनेगी, मुझे जरा बताएं। एसेट अकाउंट डेबिट रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट 5,000 से, ये तो हो गई आपकी करेक्टिंग एंट्री। और कोई एंट्री करनी है इसकी, डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। यस, हमने कहा था कि हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे जब भी कभी एसेट जो है उसकी वैल्यू में चेंज आएगा। तो करेक्टिंग एंट्री तो है हमारी ये, अब इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करें। डेप्रिसिएशन मेथड क्या है जी, 10%। तो करेक्टिंग एंट्री एक और होगी, हम इसकी 10% की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, 5,000 का 10% 500 रुपये, 500 रुपये की डेप्रिसिएशन की एंट्री भी होगी। अब ये दो हमारी जो है ये एंट्रीज हैं जो हमने करेक्ट करनी है। अब इन दोनों एंट्रीज से वो पूछ रहा है कि बताओ प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो ये सिंपल है, अभी हम करके आए हैं कि हमारा जो प्रॉफिट जो भी है इसमें क्या एसेट का इंपैक्ट आएगा, नहीं आएगा। क्या रिपेयर का आएगा, आएगा। रिपेयर क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। प्रॉफिट में ऐड करना है 5,000 क्योंकि ये प्रॉफिट में आता है रिपेयर एक्सपेंस। रिपेयर एक्सपेंस बढ़ गया, 5,000 क्रेडिट होगा तो वो प्रॉफिट में ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कोई इंपैक्ट आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हमारा एक एक्सपेंस है, ये हमारे प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है। एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे 500। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट आता है, इस लाइन का नहीं आता, इसका भी कोई इंपैक्ट नहीं है, इसके भी कोई इंपैक्ट नहीं लेंगे हम। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, 5,000 जमा हो रहा है और 500 माइनस हो रहा है। इसका मतलब है कि टोटल इसमें हम ऐड कर रहे हैं 4500। प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 4,500। क्या ख्याल है? तो ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, उसने क्या, प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। ये वो बच्चा कहेगा जो डेप्रिसिएशन की एंट्री मिस कर देगा।
प्रॉफिट ये 5000 ऑप्शन है, वो बच्चा चूज कर लेगा जिसको भूल जाएगा कि डेप्रिसिएशन भी करनी थी, ठीक है। तो 5000 ये हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड बाय 5000, तोबा तोबा तोबा, कैसी बातें कर रहे हो। प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 4500, ये करेक्ट आंसर। और इसका ये भी करेक्ट आंसर फिर नहीं होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। सस्पेंस अकाउंट का बड़ा मजे का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल रिक्वायर क्रिएटिंग ए सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए कौन सा एरर जो होगा वो आएगा। सस्पेंस अकाउंट के एरर की निशानी क्या थी। सस्पेंस अकाउंट के एरर की निशानी ये थी कि जो रॉन्ग एंट्री हमने की होती है वो टैली नहीं होती, उसमें डेबिट और क्रेडिट में फर्क होता है। तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रिपेयर एक्सपेंस कंसिडर्ड एज परचेज ऑफ एसेट। ये क्या एरर है। रिपेयर एक्सपेंस जो है वो हमने एक्सपेंस के तौर पे परचेज ऑफ एसेट में यानी कि एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये, लेकिन ये ऐसा एरर नहीं है जिसकी डेबिट और क्रेडिट साइड टैली ना हो। तो इसका मतलब ये है कि रिपेयर एक्सपेंस वाज कंसिडर्ड परचेज एक्सपेंस परचेज ऑफ एसेट, ये जो है ये आपका सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाएगा। परचेज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री परचेज की है। कंसिडर्ड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है, लेकिन ऐसा एरर नहीं है जिससे हमारा सस्पेंस अकाउंट बनता है। इसको क्रॉस कर दें। 2500 की इनवाइस की है, टोटली इमिटेड फ्रॉम बुक्स। क्या इससे हमारी डबल एंट्री इंपैक्ट होगी? नहीं होगी, उनका टोटल इंपैक्ट नहीं होगा। एरर ये है, ये गलती है, लेकिन इसमें सस्पेंस अकाउंट शामिल नहीं है। तो पॉइंट डी में ही आएगा। जब ए बी और सी आपने रूल आउट कर दी हैं तो पॉइंट डी में चाइनीज लैंग्वेज भी लिखी होती, मैं कहता है ये बात ठीक है जो भी लिखा हुआ। लॉजिक है ना कि हमने एक करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करनी है एंड वी आर श्योर कि बाकी 3 गलत हैं, तो फिर ये चौथी वाली तो ठीक ही होगी। ये एमसीक्यूज के हैक्स में ये बात आती है कि आपको अगर करेक्ट आंसर नहीं पता तो रॉन्ग आंसर्स क्रॉस करना शुरू कर दें, फिर आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। पेटी कैश एक्सपेंस ऑफ ₹500 वर ओनली क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट, डेबिट कहीं किया ही नहीं, ठीक है जी। तो ये सिंगल ओमिशन है, ये हमारे सस्पेंस अकाउंट में आएगा। अगला सवाल, जाहिद ग्रांटेड एन अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 1500 टू वन ऑफ इट्स कस्टमर। इन्होंने डिस्काउंट दिया है अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, इसे कैश पेमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं, ठीक है जी। ये आपने डिस्काउंट अलाउ किया है। दिस इज योर एक्सपेंस ऑफ ₹1500। The discount amount was correctly entered in the receivable account. Receivable account को आपको पता है कि receivable account को क्रेडिट करना होता है, वो आपने कर दिया है, but it was wrongly credited to revenue account. अच्छा, क्रेडिट किसको करना था? क्रेडिट किसको करना था? रेवेन्यू अकाउंट को, अपना रिसीवेबल अकाउंट को, और रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया। यानी कि रिसीवेबल को भी क्रेडिट कर दिया और रेवेन्यू को भी गलती से क्रेडिट कर दिया। देखो, इट वाज करेक्टली एंटर्ड इन द रिसीवेबल अकाउंट। रिसीवेबल अकाउंट में क्या एंट्री करते हैं इसकी? डिस्काउंट अलाउड की। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। तो जब उसने कहा ना करेक्टली एंटर्ड इनटू रिसीवेबल अकाउंट, इसका मतलब है कि रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करना था, ठीक कर दिया है, सही एंट्री किया, उसको गलत नहीं किया। तो इस तरह से वो ये बताना चाह रहा है कि रिसीवेबल के अकाउंट को भी क्रेडिट किया है और रेवेन्यू के अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। 2 दफ़ा 2 अकाउंट्स को क्रेडिट कर दिया, डेबिट तो किसी को किया नहीं, हो सकता है किया हो, आगे देखते हैं। बट इट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। द सेल टू दिस कस्टमर वर ओरिजिनली रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट एंड जाहिद डज नॉट मेंटेन सेपरेट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट in order to balance the trial balance at the year end. What should be the balance of suspense account in trial balance? उसने कहा एरर ठीक ना करें, ये बताएं कि सस्पेंस अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा, इस एंट्री से आपका ट्रायल बैलेंस कितनी अमाउंट से आउट होगा। इस एंट्री से आपका ट्रायल बैलेंस कितनी अमाउंट से आउट होगा। अब हमने सिर्फ रॉन्ग एंट्री आइडेंटिफाई करनी है कि इसने रॉन्ग एंट्री क्या किया है। रॉन्ग एंट्री में जितना डिफरेंस होगा उतना ही हमारे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा। तो उसने कहा, ये नहीं कहा कि भाई गलती ठीक करके बताएं, सिर्फ उसने ये पूछा है कि भाई एंट्री जो है वो किधर गई है। देखो भाई, पहले तो ये देखना है कि वो आगे जो उसने लाइंस लिखी हैं उसका क्या मतलब है। कहता है सेल टू डिस्क कस्टमर ओरिजिनली रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट। सेल में से ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं हम, तो ये कोई ऐसी कोई बात नहीं थी
सेल्स जब आप जिसको सेल्स करते हैं उसी अमाउंट पर रिकॉर्ड करते हैं, उसमें से कोई चीज़ माइनस करके नहीं लिखते हैं, ठीक है जी। एंड जाहिद डज नॉट मेंटेन सेपरेट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अगर वो सेपरेट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट मेंटेन नहीं करता तो बेसिकली जो डिस्काउंट अलाउड है वो उसका अपनी सेल्स में से ही वो माइनस करता है, ठीक है ना जी। डिस्काउंट अलाउड जैसे वो डिस्काउंट रिसीव्ड अपनी परचेजेस में से माइनस करता है, डिस्काउंट अलाउड सेल्स में से माइनस करेगा, ठीक है जी। इन ऑर्डर टू बैलेंस द ट्रायल बैलेंस एट द ईयर एंड व्हाट शुड बी द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस। अच्छा अब जरा देखिएगा, एरर तो ऊपर ही है हमारा, एरर क्या है, एरर है 1500 रुपये की इसको जो है ना वो उसने डिस्काउंट दिया था, तो इसने जो एंट्री कर दी उसने डेबिट कुछ नहीं किया, क्रेडिट उसने कर दिया है डेटर्स अकाउंट को 1500 से, और क्रेडिट उसने कर दिया है अकाउंट रिसीवेबल सॉरी रेवेन्यू अकाउंट सेल्स 1500 से। अब हमारी डेबिट साइड का टोटल है 0 और क्रेडिट साइड का टोटल है 3000, ठीक है जी। तो जब हमारा डेबिट साइड पे कुछ नहीं जाएगा, क्रेडिट साइड पे 3000 जाएगा, तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो 3000 क्रेडिट साइड पे ज़्यादा शो कराना शुरू कर देगा, हमारी डेबिट साइड शॉर्ट हो जाएगी, डेबिट साइड शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हमने कहा था कि जो साइड शॉर्ट होती है ना उस साइड पे आता है, तो 3000 से डेबिट साइड शॉर्ट होगी तो हमारा जो बैलेंस होगा वो 3000 डेबिट होगा, 3000 डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सस्पेंस अकाउंट शोज ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹500, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कुड बी द कॉज ऑफ सस्पेंस, ठीक है जी। कॉज पूछना शुरू हो गया कि इनमें से कौन सा एरर ऐसा है जो कि 500 रुपये डेबिट साइड पे एरर लेकर आएगा। सस्पेंस अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹500, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कुड बी कॉज ऑफ द सस्पेंस। डेबिट एरर है 500 रुपये का, यानी कि डेबिट साइड शॉर्ट थी, यानी कि एक ऐसा एरर इसमें ढूंढना है जिसमें क्रेडिट एंट्रीज जमा करें तो वो डेबिट से 500 ज़्यादा निकले, ठीक है, घुमा रहा है ना सही। ओवरकास्टिंग ऑफ सैलरीज एक्सपेंस बाय ₹500, अगर सैलरीज ओवरकास्ट कर दी हैं आपने तो इसका मतलब ये है कि सैलरी के अंदर आपने 500 ज़्यादा लिखा हुआ है, ज़्यादा डेबिट है, डेबिट ज़्यादा लिखा हुआ है, तो ये तो डेबिट साइड एक्सेस हो जाएगी, डेबिट साइड एक्सेस हो जाएगी, इसका मतलब है क्रेडिट साइड शॉर्ट होगी। तो अगर इस एरर से के बाद अगर ट्रायल बैलेंस बनेगा तो उसकी क्रेडिट साइड जो है वो शॉर्ट होगी और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि वो एंट्री बताएं जिसमें डेबिट बैलेंस हो सस्पेंस अकाउंट का। नेक्स्ट, ओवरकास्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट ओवरकास्ट हो गया है, सेल्स साइड एक्स्ट्रा हो गई है, क्रेडिट साइड एक्स्ट्रा हो गई है, डेबिट साइड शॉर्ट हो गई है। इसका मतलब ये है कि डेबिट साइड जो है वो हमारी 500 से शॉर्ट है, इसका मतलब है कि सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 500 आएगा। तो यस, पॉइंट बी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पॉइंट बी जो है ये हमें ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स अकाउंट, ये हमें जब हम सिर्फ ये वाला एरर करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस बनेगा उसमें क्रेडिट साइड एक्सेस होगी और डेबिट साइड शॉर्ट होगी, और जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड पे उसका बैलेंस आएगा, जो वही उसने पूछा था कि बताएं इसमें से कौन सा एरर है जिससे कि सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 500 रुपये का शो होगा। तो वो था हमारा पॉइंट बी, ठीक है जी। अब इसने कहीं इस पर ये नहीं कहा कि बताएं इनमें से कौन से 2 ऐसे हैं या कितने ऐसे हैं, तो हमारे पास एक करेक्ट आंसर था, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स से भी क्रेडिट साइड छोटी हो जाएगी, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आएगा सस्पेंस अकाउंट में। और पॉइंट डी जो है, पेमेंट टू सप्लायर 500 रॉन्गली ओमिटेड कंप्लीटली फ्रॉम रिकॉर्ड, इससे तो हमारे ट्रायल सस्पेंस अकाउंट का कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि ये कंप्लीट ओमिशन है, इधर हमारा जो है वो सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये भी एंट्री ठीक नहीं है। तो सिर्फ एक एंट्री थी, ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स अकाउंट बाय 500, जिससे कि आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कम बड़ा या छोटा आएगा। तो ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस किधर आएगा, इसके ऊपर 2 MCQs थे, मेरा ख्याल है यही 2 हैं और नहीं है। नहीं, वो सस्पेंस अकाउंट का तो है, लेकिन सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस से रिलेटेड सवाल जो था ना, यही 2 थे, और भी होंगे इससे सस्पेंस अकाउंट के बहुत सारे सवाल होंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ ₹100 हैज़ बीन रॉन्गली डेबिटेड टू स्टेशनरी एक्सपेंस। स्ट्रांगली आपने
इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया है तो स्टेशनरी एक्सपेंस में लेके हैं, ये तो सस्पेंस का सवाल ही नहीं है। व्हाट एंट्री इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट इट, क्योंकि आपने एंट्री पास कर दी है लेकिन गलत अकाउंट में पास की है। अब वो गलत अकाउंट सेम हेड में है कि डिफरेंट हेड में? वो गलत अकाउंट डिफरेंट हेड में नहीं, सेम हेड में है। इंटरेस्ट एक्सपेंस था, स्टेशनरी एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया, दोनों ही एक्सपेंस होते हैं, तो ये एरर ऑफ कमीशन है, EOC। इसको ठीक कैसे करना है? देखिए 100 रुपये का इंटरेस्ट एक्सपेंस था, आपने रॉन्गली डेबिट कर दिया स्टेशनरी में, इसकी रॉन्ग एंट्री लिखें, करेक्ट एंट्री लिखें, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करें, करेक्ट एंट्री पास करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। करेंगे? रॉन्ग एंट्री हमने क्या ही की है, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू कैश, जबकि होनी क्या चाहिए थी, नहीं, रॉन्ग एंट्री हमने स्टेशनरी एक्सपेंस टू कैश कर दी है, हालांकि इंटरेस्ट एक्सपेंस टू कैश होनी चाहिए थी। तुम्हारी काउंटिंग अब जो करेक्टिंग एंट्री होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, स्टेशनरी एक्सपेंस क्रेडिट बाय ₹100, ऑप्शन बी। ट्रायल बैलेंस को कौन सी चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी? ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करने से मुराद ये है कि कौन सा एरर ऐसा है जिससे ट्रायल बैलेंस आउट हो जाएगा, जिसमें ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो टैली नहीं करेगी। वो कौन सा एरर है? वो एरर है जिसमें एंट्री करते हुए हमने डेबिट और क्रेडिट्स इक्वल नहीं रखे, उससे ट्रायल आउट हो जाता है। लेकिन वो एंट्रीज जिससे हमने एंट्रीज करते हुए डेबिट और क्रेडिट दोनों में सेम टाइप की गलती की है, उससे हमारा ट्रायल बैलेंस आउट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए, 500 का यूटिलिटी एक्सपेंस था, हमने लिखा ही नहीं, ना उसकी डेबिट साइड लिखी ना उसकी क्रेडिट साइड लिखी, ना डेबिट में इम्पैक्ट आया ना क्रेडिट में कोई इम्पैक्ट आया, तो ये वो एरर है जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस आउट नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस टैली ही रहेगा। जो एरर ऑफ ओमिशन होता है ना, उसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली ही रहता है। एरर ऑफ ओमिशन से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली ही रहता है, क्योंकि ना डेबिट साइड पे कुछ एक्स्ट्रा लिखा ना क्रेडिट साइड पे कुछ एक्स्ट्रा लिखा। ऑप्शन 2 की तरफ चलते हैं। रेंट पे किया 25,000 का, रिकॉर्डेड एज ₹1500 इन रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में 1500 से लिख दिया, रेंट अकाउंट में 1500 से लिख दिया। मेरा आपसे सवाल ये है कि 2500 का जब रेंट पे किया है, कैश में 1500 लिखा होगा कि 2500 लिखा होगा? रेंट टू कैश एंट्री की है ना, रेंट टू कैश टोटल 2500 की पेमेंट की थी, रेंट आपने उसने 2500 से लिख दिया, कैश रेंट 1500 से लिखा है, वो ये कह रहा है कैश में क्या एंट्री की है, 2500 की या 1500 की? क्यों तौहीद भाई? हम वही रूल फॉलो करेंगे कि जो एरर उसने नहीं बताया वो नहीं हुआ, जो एरर उसने नहीं बताया वो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कैश में 2500 से ही एंट्री हुई है। ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए समझना, वरना हम खुद ही बैठ के सोचते रहेंगे कि ये एरर हुआ, ये एरर हुआ, ये एरर हुआ। ये एरर नहीं हुआ, सिर्फ वो एरर हुआ है जो उसने बताया है। कैश आपने 2500 पे किया था, कैश 2500 से ही क्रेडिट हुआ है, रेंट 1500 से डेबिट हो गया। क्या इससे हमारा ट्रायल बैलेंस आउट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि डेबिट 1500 है और क्रेडिट 2500 है, आउट हो गया। तो ये जो है ये हमारा इससे ट्रायल बैलेंस आउट होगा। लेकिन उसने क्योंकि ये पूछा था कि वो बताएं जिससे कि ट्रायल बैलेंस आउट नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर ए है। मैं आपको अब बाकी 2 पॉइंट्स में ये भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बाकी 2 पॉइंट से ट्रायल आउट क्यों होता है, वो हमने देखना है, एरर्स को समझना है। सेल्स रेवेन्यू अकाउंट वाज अंडर कास्टेड बाय ₹10,000। अब ये सिर्फ सेल्स रेवेन्यू का एरर है। सेल्स रेवेन्यू के अकाउंट को जमा करते हुए हम करते हैं ना, पहले डेबिट साइड जमा करते हैं, फिर क्रेडिट साइड जमा करते हैं, जो साइड बड़ी होती है क्लोजिंग बैलेंस उस तरफ लिख देते हैं। हमने वो जमा तफरीक करते हुए गलती कर दी। करते थे ना, आप लोगों से भी हो जाती थी। जब आप लोग ट्रायल बना रहे होते थे तो आपका ट्रायल टैली ही नहीं होता था, आपके ट्रायल में कुछ गलतियां आ जाती थी, क्योंकि आपने किसी एक अकाउंट में कुछ जमा तफरीक करते हुए गलती की होती थी। कोई डेबिट साइड थी वो क्रेडिट साइड पे लिख दी होती थी। तो ये वो तमाम एरर्स हैं जिनसे हमारा ट्रायल बैलेंस आउट होता है। बाज़ाब्ता तौर पे इसको हम कल पढ़ेंगे जब हम सस्पेंस अकाउंट को डिस्कस करना शुरू करेंगे कि यार वो कौन से एरर्स हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस आउट होता है और फिर उनको हैंडल कैसे करना है। ये देखिएगा ज़रा, सेल्स रेवेन्यू जो है वो अंडर कास्टेड, इसका मतलब सेल्स वाली साइड पे एरर है। इसका मतलब है कि ये भी वो इशू है जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस आउट होगा। कैश पे किया 3,000 का रिपेयर फॉर इक्विपमेंट, लेकिन क्रेडिट कर दिया रिपेयर अकाउंट में। ठीक है, कैश पे किया 3,000, कैश क्रेडिट किया, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था उसको भी क्रेडिट कर दिया, वही आमना वाली गलती कर दी। ठीक है, तो क्या किया,
ये भी एक ऐसा एरर है जिससे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रायल बैलेंस में अल्टीमेटली एरर आ जाएगा, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में अल्टीमेटली एरर आ जाएगा और ये एरर जो है ये आपके ट्रायल बैलेंस को आउट कर देगा। अच्छा जी, पॉइंट 8, विच एरर विल कॉज एन एंट्री इन द सस्पेंस अकाउंट? विच एरर विल कॉज एन एंट्री इन द सस्पेंस अकाउंट? ट्रांसपोजिशन एरर व्हेन ट्रांसफरिंग ए लेजर अकाउंट बैलेंस टू ट्रायल बैलेंस। हम लोगों ने लेजर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस उठा के ट्रायल बैलेंस में लिखते हुए ट्रांसपोजिशन एरर कर दिया है। ये एक ऐसा एरर है जो कि ट्रायल बैलेंस में गलती का सबब बनेगा और जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, क्या करते हैं, टी अकाउंट्स बनाते हैं, टी अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, वो हम ट्रायल में लिख देते हैं। तो जब वो ट्रायल टी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बनाया था उसको ट्रायल में लिखते हुए हमने फिगर में गलती कर दी, तो वो एक ऐसा एरर था जो कि हमारा सिर्फ एक ही अमाउंट में आ रहा है, एक ही लाइन आइटम में आ रहा है ट्रायल के, तो उससे हमारा ट्रायल टैली नहीं होगा। जब हम लेजर का क्लोजिंग बैलेंस गलत उठा के लिख देंगे तो ट्रायल टैली नहीं होगा, तो उसने जब ट्रायल टैली नहीं होगा तो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। तो ये है हमारी एंट्री जिससे कि सस्पेंस अकाउंट बनेगा। बाकी को भी डिस्कस करते हैं कि इनसे सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं बनेगा। पॉइंट बी, एन एरर ऑफ कमीशन वेयर द रॉन्ग अकाउंट इज यूज्ड फॉर ए ट्रांजैक्शन बट इट इज ऑफ ए करेक्ट टाइप ऑफ अकाउंट। एरर ऑफ कमीशन से सस्पेंस अकाउंट नहीं आता। एरर ये होता है, यानी कि बहुत सारे एरर्स ऐसे होते हैं जिनसे ट्रायल आउट नहीं होता, टैली ही रहता है, लेकिन वो एरर्स तो होते हैं, वो एरर्स तो होते हैं। तो दिस इज एन एरर जिसकी वजह से हमारा सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, लेकिन ये एरर तो है। बहरहाल उसने पूछा था कि वो बताएं जिससे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है, तो वो ये हमारी उस रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं आता। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, एंट्री ना करना, भूल जाना। तो ये भी हमारा जो है वो एक ऐसा एरर है जिससे कि ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट नहीं, ट्रायल बैलेंस आउट नहीं होता। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये भी जो है वो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करने के पीछे नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एरर वुड रिक्वायर्ड एन एंट्री इन द सस्पेंस अकाउंट? इनमें से कौन सा एरर ठीक करने से सस्पेंस अकाउंट में एंट्री आएगी? चेक ऑफ ₹2000 पेड टू आसिफ हैज बीन डेबिटेड टू आसिफ्स अकाउंट। ओए होए, आय हाय, बदोबदी। चेक ऑफ ₹2000, 2000 पे किए थे आसिफ को, उसके अकाउंट में डेबिट कर दिए। तो डेबिट ही तो करने थे भाई। अच्छा नहीं, आरिफ के अकाउंट में कर दिए, हाँ, आसिफ के अकाउंट में डेबिट करने थे, आरिफ के अकाउंट में डेबिट कर दिए। क्या डेबिट करने थे? पेमेंट की है ना आपने, तो कैश क्रेडिट, जिसको पे किए वो डेबिट, तो डेबिट तो करना था और आपने किसी और बंदे को कर दिया। क्रेडिट आपने बैंक को किया क्योंकि उसने क्रेडिट साइड का एरर तो बताया नहीं कि क्रेडिट साइड में एरर है। इसका ये मतलब है कि ये है एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि एक बंदे के अकाउंट में लिखना था दूसरे में लिख दिया, तो कैटेगरी सेम होगी जब तक वो ना बताए कि ये आरिफ जो है ये डेटर है और आसिफ जो है ये क्रेडिटर है, तो उस वक्त तक हम इसकी कैटेगरी एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं। खैर, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो या कमीशन, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि इससे सस्पेंस अकाउंट पे इंपैक्ट नहीं आएगा। परचेज की स्टेशनरी 80 रुपए की, डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट, ये क्या किया जी, एरर ऑफ कमीशन किया है, ठीक है। परचेज को स्टेशनरी में लिख दिया, लेकिन इससे सस्पेंस अकाउंट नहीं आता। सैलरीज अकाउंट हैज बीन अंडरकास्टेड बाय ₹300 एंड एंटरटेनमेंट अकाउंट हैज बीन ओवरकास्टेड बाय ₹300। देखें, दो एरर्स आ गए, दोनों एक्सपेंसेस हैं, एक सैलरी है और एक एंटरटेनमेंट है। सैलरी ओवरकास्टेड है, अंडरकास्टेड है 300 से, और एंटरटेनमेंट ओवरकास्टेड है 300 से। अब जब हम इनको करेक्ट करेंगे तो हमारा सस्पेंस अकाउंट में इंपैक्ट आएगा, सैलरी वाले का अलग आएगा, एंटरटेनमेंट का अलग आएगा, ठीक है जी। सैलरीज अकाउंट अंडरकास्टेड बाय ₹300, एंटरटेनमेंट अकाउंट हैज़ बीन ओवरकास्टेड बाय 300, तो ये सस्पेंस अकाउंट में एंट्री इनकी जाएगी जब हम इन दोनों को अलग अलग करेक्ट करेंगे। आपस में एडजस्ट भी कर सकते हैं, एक अंडरकास्ट है एक ओवरकास्ट है, दोनों एक्सपेंसेस हैं, ये आपस में भी एडजस्ट हो सकते हैं। क्या चीज़? डी ऑप्शन। देखो, सैलरी अकाउंट कहता है अंडरकास्ट है 300 से, सैलरी अकाउंट जितना होना चाहिए था उससे कम लिखा हुआ है। जब कम लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि ये ट्रायल बैलेंस में कम आ रहा होगा, ट्रायल बैलेंस को आउट कर देगा। जब ट्रायल बैलेंस को आउट कर देगा
तो फिर सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। इसी तरह से इंटरटेनमेंट अकाउंट है, इंटरटेनमेंट अकाउंट ओवरकास्टेड है, इंटरटेनमेंट में 300 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। जब ये एरर आएगा तो इंटरटेनमेंट ओवरकास्ट हो जाएगा, इंटरटेनमेंट डेबिट साइड एक्स्ट्रा हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। अगर आप इस एंगल से देखें कि दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो फिर तो इससे भी सस्पेंस की एंट्री नहीं होगी, ठीक है, फिर इसमें भी सस्पेंस की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट ज़रा देखें, इसको ज़रा गौर से देखते हैं, पॉइंट सी को। ये मेरा ख्याल है इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे? कमीशन इनकम ₹120 हैज़ बीन डेबिटेड टू लॉन इंटरेस्ट अकाउंट। कमीशन इनकम की एंट्री क्या होती है? कमीशन इनकम की एंट्री क्या होती है? इनकम कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, ये इसकी करेक्ट एंट्री होती है। रॉन्ग एंट्री क्या पास की है हमने? वो ये कहता है, इसको थोड़ा यहाँ पे ना मजीद एक्सप्लेन करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल इसको गौर से देख लेते हैं। 120 रुपए की थी, हैज़ बीन डेबिटेड टू लॉन इंटरेस्ट अकाउंट। इसने डेबिट लॉन इंटरेस्ट को कर दिया है इनकम को करने की बजाय, और कैश को क्या किया? कैश को भी डेबिट कर दिया, ठीक है। तो कैश भी डेबिट कर दिए और लॉन इंटरेस्ट अकाउंट भी डेबिट कर दिए, और क्रेडिट कुछ नहीं किया, क्योंकि ये वाले एरर्स तो एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं ना, ये कंपनसेटिंग एरर्स हैं। कंपनसेटिंग एरर्स एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, उससे इनका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर्स एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, वो सस्पेंस अकाउंट में नहीं जाएंगे। लेकिन ये कमीशन है, इसमें इन्होंने रॉन्ग एंट्री ये किया है कि कैश भी 1200 से डेबिट किया है और लॉन इनकम भी 1200 से डेबिट कर दी है, क्रेडिट कुछ नहीं किया। तो इसको आप इस तरह से देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, ए ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ निज़ाम। इट वाज फाउंड दैट द डेबिट साइड एक्सीड्स द क्रेडिट साइड। कौन सी साइड शॉर्ट है? क्रेडिट साइड। हमें इस इन्फॉर्मेशन से को ऐसे ट्रांसलेट करना है कि हम अपनी मर्जी की रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन पे आएँ। तो हमने ट्रायल में से शॉर्ट साइड फाइंड आउट करनी होती है, शॉर्ट साइड, एक्सीडेड वाली साइड नहीं फाइंड आउट करनी होती। तो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड जो है वो एक्सीड कर रही है क्रेडिट साइड से, इसका मतलब क्रेडिट साइड शॉर्ट है। जब हम टी अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड पे उसका डिफरेंस आएगा। फॉलोइंग एरर्स वर आइडेंटिफाइड। परचेज अकाउंट was overcasted by ₹120,000. Okay, an amount paid to Sajjad was debited to his account as ₹98,000 instead of 89,000. उसके अकाउंट में एरर किया हमने, ठीक है, कैश का एरर नहीं है। मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि कैश नॉर्मली हम रोज़ाना रात को टैली करके जाते हैं, इसलिए कैश वाली साइड का एरर तब तक नहीं होगा जब तक वो स्पेसिफिकली ना बताए कि कैश का एरर है, ठीक है जी। तो कैश वाली साइड का एरर नहीं है, कैश को डेबिट करना था या क्रेडिट करना था, जो भी करना था वो कर लिया है। बहरहाल सज्जाद के अकाउंट में ट्रांसपोजिशन एरर हमने कर दिया है। सेल्स अकाउंट वाज अंडरकास्टेड। ओके, व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट बिफोर द करेक्शन ऑफ एरर्स। चलो जी, वो कह रहे हैं कि बताओ कि ट्रायल बैलेंस का इन एरर्स को करेक्ट करने से पहले एरर क्या है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, शरीफ लोग जब सवाल बनाते हैं तो वो ये करते हैं कि बताते हैं ट्रायल बैलेंस आउट था, इतनी अमाउंट से आउट था, अब ये एरर्स ठीक कर लो और बताओ कि क्या आंसर आता है। भाई साहब ने उल्टी चाल चली। इन्होंने कहा है कि ट्रायल का जो है ना वो आप अपना टी अकाउंट बनाएं सस्पेंस का और इसका ओपनिंग बैलेंस बताएं। कौन सी साइड शॉर्ट है? क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो इस तरफ ओपनिंग बैलेंस आएगा। ये नहीं उसने बताया, उसने 3-4 एरर्स बताए हैं और उसके बाद कहा है कि ये एरर्स करेक्ट करने से आपका सस्पेंस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 0। तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं। काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी कैलकुलेशंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अभी भी यही करेंगे कि हम लोग इसकी करेक्टिंग एंट्रीज आइडेंटिफाई करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे और ओपनिंग बैलेंस एक्स जो है वो निकाल लेंगे। पहला एरर, परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्टेड बाय ₹120,000। परचेज अकाउंट डेबिट नेचर का होता है, इसको 1,20,000 रुपये से ओवरकास्ट कर दिया गया है, ज़्यादा लिख दिया गया है, 1,20,000 रुपये से एक्स्ट्रा लिख दिया गया है। इसको कम करना होगा। डेबिट अकाउंट को जब हम कम करेंगे तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा और डिफरेंस किधर जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में। तो पहले की अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट क्या होगी जनाब? 120,000। नेक्स्ट
पॉइंट नंबर 3 पहले करूंगा मैं। सेल्स अकाउंट वाज अंडरकास्टेड बाय ₹11,000। सेल्स अकाउंट 11,000 से अंडरकास्टेड था। सेल्स अकाउंट जो था वो क्या था, क्रेडिट नेचर का होता है और वो कम लिखा हुआ है, उसको मज़ीद बढ़ाना है, उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है तो उसको मज़ीद क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? सेल्स अकाउंट 11,000 रुपये से शॉर्ट लिखा हुआ है, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, मज़ीद क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सेल्स यानी कि मज़ीद 11,000 की सेल्स रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाय ₹11,000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। परचेजेज ज़्यादा लिखी हुई है ना, ओवर कास्टेड है, अपने पास लिखो। ओवर कास्टेड का मतलब है ज़्यादा लिखा गया है, अंडर कास्टेड का मतलब है कम लिखा गया है। तो ओवर कास्टेड का मतलब है कि परचेजेज असल से, जो उसकी असल नेचर है उससे ज़्यादा लिखी गई हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा चीज़ लिख दी गई है उसको कम करना होगा ताकि उस एरर को ठीक किया जा सके। अब जब हम उसको कम करेंगे तो डिफरेंस किधर जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ये एंट्री है। इसको खुद सीखना है, समझना है, खुद प्रैक्टिस करनी है, आपस में डिस्कस करना है। अगर लॉजिक समझ ना आए तो कल फिर मेरे से डिस्कस करना। पॉइंट 2 की एंट्री भी करते हैं जी। पॉइंट 2 क्या था जी? पॉइंट 2, an amount paid to Sajjad was debited to his account as ₹98,000 instead of 89,000। रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, करेक्टिंग एंट्री तीनों बनाएंगे हम। इसकी रॉन्ग एंट्री क्या है? हमने क्या एंट्री की है? वो WE, वही से मुराद हम नहीं है, WE से मुराद है रॉन्ग एंट्री। हमने पेमेंट की थी सजाद को, डेबिट की उसके अकाउंट में 98,000, एक्चुअली 89,000 की पेमेंट की थी। तो हमने सजाद टू कैश पेमेंट की थी 89,000 की, उसके अकाउंट में डेबिट हमने गलती से ये कर दिया है 98,000 और 89,000। अच्छा, अब अगर गौर से देखा जाए तो वो उसके अकाउंट में हमने एंट्री में एरर किया है, कैश में एरर नहीं किया। तो ये बात हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जो एरर्स होते हैं उसमें जब तक वो जिस साइड का एरर ना बताए कि इस साइड पे भी एरर है, उस साइड का एरर हम अज्यूम नहीं करते। तो ये हमारी जो एंट्री है सजाद टू कैश, हमने उसके अकाउंट में 98,000 की एंट्री कर दी है, जबकि कैश के अंदर 89,000 की एंट्री कर दी है। ये एरर हुआ है। उसने कहा कि पेमेंट की थी 89,000 की, हमने उसके अकाउंट में 98,000 से एंट्री कर दी है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सजाद टू कैश 89,000 से। उसको रिवर्स करेंगे और उसके बाद जब हम वो एंट्री निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सजाद को 98,000 से डेबिट करना था, 89,000 से डेबिट करना था, 98,000 से डेबिट कर दिया हुआ। कैश कैश तो देखो दोनों एंट्रीज में सेम है, ये यहाँ पे भी आमने सामने भी कट जाएंगे, क्रेडिट क्रेडिट आपस में कट जाएगा। लेकिन हम लोग अपने मेथड को ही फॉलो करते हैं। करेक्टिंग एंट्री, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे, कैश टू सजाद, रॉन्ग एंट्री रिवर्स कर रहे हैं आप, कैश 89,000, सजाद का 98,000। उसके बाद सजाद को फिर दोबारा जो है वो हम लोग डेबिट करेंगे, ये वाली करेक्ट एंट्री करेक्ट साइड पे ही पास करनी है, और कैश जो है वो 89,000 इस तरफ आएगा। कैश कैश से कट जाएगा। सजाद को देखें ज़रा, सजाद भाई 98,000 क्रेडिट है, 89,000 डेबिट है, तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट जो है वो क्रेडिट साइड पे ही आ रहा है। सजाद कितना? 9,000 का, और सस्पेंस अकाउंट डेबिट 9,000 से। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सजाद क्रेडिट। ठीक है जी, तो हमारी जो एंट्री नंबर 2 बनेगी वो बनेगी सस्पेंस डेबिट, सजाद अकाउंट क्रेडिट 9,000 से। अब असल में तो उसने कहा था कि ओपनिंग बैलेंस आइडेंटिफाई करें, हमने कहा कि रॉन्ग एंट्रीज निकालनी है। अब इसमें से जो जो सस्पेंस अकाउंट में जानी है वो एंट्री करते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट परचेज क्रेडिट 1,20,000 से, सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, परचेज अकाउंट का नाम लगेगा 1,20,000 से।
दूसरी एंट्री थी सस्पेंस डेबिट सजाद क्रेडिट, तो ये सजाद के नाम से सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट होगा 9,000 से। तीसरी एंट्री थी सस्पेंस डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो ये भी सस्पेंस डेबिट है सेल्स के नाम से 11,000। तो इसका ये मतलब है इस साइड का टोटल करें तो 1,40,000 बनता है, 140,000, और इधर भी 1,40,000 बनेगा। तो 1,40,000 इसी सूरत में बन सकता है जब ओपनिंग आपका 1,40,000 हो। तो टी अकाउंट बनाया हमने और ओपनिंग फाइंड आउट किया 1,40,000, तो ओपनिंग बैलेंस 1,40,000 क्रेडिट है जो ये लिखा हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन 11 देखते हैं जी। द क्रेडिट साइड ऑफ द बिजनेस ट्रायल बैलेंस इज ₹2,000 मोर देन द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड जो है वो 2,000 ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो हमारी शॉर्ट साइड कौन सी है? जब भी कभी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आए तो हमने ये देखना है कि शॉर्ट साइड कौन सी है। तो डेबिट साइड शॉर्ट है, 2,000 जो है वो 2,000 रुपये से शॉर्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीज़न फॉर दैट। हमने एक ऐसी रीज़न आइडेंटिफाई करनी है जिसमें कि डेबिट एंट्री जो है वो 2,000 रुपये कम होगी क्रेडिट साइड से। तो पहली ऑप्शन है जी क्रेडिट परचेजेस हैं 6,000 की, वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक एज ₹4,000। परचेज डे बुक में एक एंट्री जब हमने कर दी है तो उसके बाद उसको हम लोग जहाँ पे भी लिखेंगे 4,000 रुपये से ही लिखेंगे, यानी कि परचेज डे बुक में जिस अमाउंट से चीज़ आ जाती है उसी अमाउंट से हम परचेज की एंट्री करते हैं। हम लोगों ने डेटर्स टू परचेजेस जो एंट्री की थी, परचेजेस टू कैश जो परचेजेस टू क्रेडिटर्स जो हम लोगों ने एंट्री की थी वो इसी अमाउंट से कर दी होगी 4,000 से। तो इससे तो हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो आउट नहीं होता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस उस आइटम से आउट होगा जिसकी डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो इक्वल नहीं होगी। तो ऑप्शन ए इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए एक एरर है लेकिन हमारा रिक्वायर्ड एरर नहीं है। कैश पेड टू सप्लाई 2,000 वाज ओमिटेड फ्रॉम द बैंक, ये भी 100% ओमिशन है और इसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना हमने कोई एंट्री की, तो एंट्री जो है वो डिसबैलेंस या अनबैलेंस तो हो ही नहीं सकती, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। ओवर पेमेंट ऑफ ₹2,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, कस्टमर से 2,000 रुपये एक्स्ट्रा रिसीव कर लिए, ये भी हमारी एंट्री नहीं है क्योंकि हमने कस्टमर को 2,000 रुपये से एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि हमने बैंक और क्रेडिटर्स बैंक को डेबिट कस्टमर्स को क्रेडिट कर दिया है सेम ही अमाउंट से जो कि एक्चुअली 2,000 रुपये ज़्यादा थी, तो ये भी हमारा रिक्वायर्ड एरर नहीं है। अब सारे जो है वो डिसलेक्ट हो गए, तो उसका मतलब है कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन हम इस लॉजिक पे नहीं चलते, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ ₹7,000 वाज पोस्टेड टू रिसीवेबल अकाउंट, 7,000 की सेल्स थी, हमने रिसीवेबल के अकाउंट को 5,000 रुपये में रिकॉर्ड किया वाइल इट वाज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स अकाउंट, यानी कि हमने रिसीवेबल को डेबिट किया है 5,000 रुपये से और सेल्स को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है 7,000 रुपये से। तो अब अगर आप इस एंट्री की डेबिट साइड का टोटल देखें तो वो 5,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल देखें तो 7,000 है, तो डेबिट साइड शॉर्ट है। इसका मतलब ये है कि क्रेडिट साइड एक्सेस है, यानी कि मोर देन डेबिट साइड बाय 2,000 रुपीज़। तो यही उसने कहा था कि क्रेडिट साइड ऑफ द बिजनेस ट्रायल बैलेंस इज़ 2,000 मोर देन द डेबिट साइड। तो रीज़न आइडेंटिफाई करें, तो हम उसे कहेंगे कि भैया ये है तुम्हारा चोर, पकड़ा गया वो आइटम जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस जो है उसकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से 2,000 रुपये ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन 12 है द सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन व्हेन ए ट्रायल बैलेंस फेल टू एग्री। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है जब ट्रायल बैलेंस हमारा टैली नहीं होता। क्या है, द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड आफ्टरवर्ड। उसके बाद उसने क्या है जी कि ये एरर्स 3 आइडेंटिफाई हुए हैं। At what amount the suspense account should be shown in the trial balance in order to make the trial balance agree। कहते हैं कि ये 3 एरर्स की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस 0 हो गया था। तो मुझे ये बताएं कि एट व्हाट अमाउंट द ट्रायल बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट को किस अमाउंट पे शो करना है, यानी कि बेसिकली वो सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, बेचारे को पूछना नहीं आ रहा। तो वो ये कह रहा है कि इन तीनों एरर्स को ठीक करने के बाद हमारा जो है वो एरर्स तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो पूछ रहा है कि इससे पहले बताएं कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना था। यानी कि बेसिकली हम तो सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग फाइंड आउट करना चाहते हैं। वो मुझसे पूछ रहा है कि वो सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बताए कितना होगा, तो मैं सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग फाइंड आउट करना
चाहता हूँ। अब सस्पेंस अकाउंट का टी अकाउंट बना लेंगे, हमें पता है कि उसका क्लोजिंग तो हो जाएगा 0, लेकिन ओपनिंग हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? ओपनिंग हम फाइंड आउट कर लेंगे इसकी सारी एरर्स और सारी एंट्रीज वगैरह को आइडेंटिफाई करके उसको देख लेते हैं और पोस्ट कर लेते हैं। पहला सवाल था, पहला पॉइंट था, द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹620 हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट एज ₹250। तो 620 के इलेक्ट्रिसिटी के बिल को आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के अकाउंट में 250 लिख लिया है। कैश में आपने उसको ठीक रिकॉर्ड किया है, लेकिन आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के अकाउंट में 250 रुपये लिख दिए, यानी कि लिखने चाहिए थे 620 और लिख दिए हैं आपने 250। तो मज़ीद आपको कितना रिकॉर्ड करना है इसमें? 620 माइनस 250, तो ये जनाब हमारे पास बनेगा 370। तो 370 शुड बी रिकॉर्डेड मोर इन द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो हमारी जो अकाउंटिंग एंट्री होगी इसकी होगी जनाब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करें? कैश तो हमने ठीक क्रेडिट किया हुआ है, तो हम लोग कहेंगे जनाब हम क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है और अमाउंट होगी 370। तो पहली एरर की जो करेक्टिंग एंट्री बनेगी वो तो बनेगी ये जो मैंने आपको दिखा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्काउंट अलाउड फॉर ₹200 वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड को आपने क्रेडिट कर दिया है रेवेन्यू अकाउंट को, हालांकि डिस्काउंट अलाउड जो होता है ये आपका एक्सपेंस होता है और आपने एक्सपेंस को डेबिट करना होता है। तो अगर हम इसकी रॉन्ग एंट्री की तरफ जाएं तो इसकी जो रॉन्ग एंट्री पहले हम इसकी करेक्ट एंट्री पास कर लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड की अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है जी? डिस्काउंट अलाउड की अकाउंटिंग एंट्री करेक्ट एंट्री क्या होगी? हम लोग एक्सपेंस करते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है भैया, ये अकाउंटिंग एंट्री करनी थी, कितने से? 200 रुपये से। लेकिन हमारी जो रॉन्ग एंट्री जो हम लोगों ने पास की है वो क्या रिकॉर्ड कर दी है? उसने ये कहा है कि डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दिया है रेवेन्यू अकाउंट को। सही है जी, डिस्काउंट अलाउड वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट। तो हमने डिस्काउंट अलाउड को भी क्रेडिट किया है और रेवेन्यू अकाउंट को भी क्रेडिट कर। तो हमने बेसिकली एक तो डिस्काउंट अलाउड को कर दिया है, डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड करना था, हमने इसको इसकी जगह पे हमने अकाउंट को क्रेडिट किया है, वो कौन सा है? रेवेन्यू अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया है, डिस्काउंट अलाउड वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट। तो ये वाला वर्ड जो है इसकी तो हमने इसकी जगह पे 200 से रेवेन्यू का हमने क्रेडिट किया। हाँ, डेटर्स को हम लोगों ने डेटर्स में कोई गलती नहीं की, डेटर्स में एंट्री ठीक रिकॉर्ड कर दी है 200 से, और इसका मतलब है कि डेबिट साइड पे हमारी कोई एंट्री नहीं हुई है, डेबिट साइड पे 0 एंट्री। तो ये है रॉन्ग एंट्री जो हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब इसको ठीक कैसे करना है? ठीक करने के लिए हमारी जो करेक्टिंग एंट्री होगी वो किस तरीके से होगी? हमारी करेक्टिंग एंट्री होगी जनाबे वाला कि हम लोग रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करते हैं और करेक्ट एंट्री को पास करते हैं, और इस केस में डेटर से जो है ना वो कट जाएंगे। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना होगा और रेवेन्यू को भी डेबिट करना होगा। डिस्काउंट अलाउड 200 से डेबिट, रेवेन्यू भी 200 से डेबिट, और सस्पेंस अकाउंट 200 रुपीज़ से 200 मल्टीप्लाई बाई 2 400 रुपीज़ से क्रेडिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्योंकि वो हमने डेबिट करना था, डेटर्स को क्रेडिट करना था, किया हुआ है, रेवेन्यू को गलत क्रेडिट किया हुआ था, उसको डेबिट कर देंगे और हमारा जो इम्पैक्ट है वो सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। तो अब अगर हम देखें कि हमारी जो 2 अकाउंटिंग एंट्रीज हैं उसकी बैलेंसेस अगर हम सस्पेंस अकाउंट में लिखें तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से 370 से, और दूसरा सस्पेंस अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो रहा है डिस्काउंट अलाउड से और रेवेन्यू से 200 रुपीज़। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 से और रेवेन्यू अकाउंट डेबिट बाय ₹200। तो ये अभी तक की हमारी जो है ना वो एरर और एंट्रीज जो है ना वो निकली। अभी तीसरा एरर हमने देखना है। उसने क्या, इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक 450 वाज डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ओनली। 450 का बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया था, इंटरेस्ट इनकम थी, लेकिन हमने उसको इंटरेस्ट इनकम के तौर पर रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ 450 डेबिट कर दिया हुआ था बैंक में। तो हमने क्रेडिट करना था। क्रेडिट किसको करना था? क्रेडिट हमने करना था इंटरेस्ट इनकम को, तो हमने नहीं किया हुआ, तो हम इंटरेस्ट इनकम को तो क्रेडिट करेंगे 450 से, डेबिट किसको करेंगे? डेफिनेटली सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि ये एक ऐसा एरर है जिसमें हम लोगों ने शुरू से ही इसकी डबल एंट्री कंप्लीट नहीं की थी। तो हमारा जो तीसरा एरर है उसकी अकाउंटिंग एंट्री निकलेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। तो हम इंटरेस्ट के नाम से 450 रुपये सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। अब तीनों अकाउंटिंग एंट्रीज के एरर हम लोगों ने सॉल्व कर लिए और उनकी जो है वो वैल्यू बना ली है।
तो अब आप ये देखिएगा 370, 200 और 200 ये बनता है हमारा 770। इधर भी हम 770 लिखेंगे और फिर हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट का वो इस तरफ आएगा। कितना आएगा जी? 700 में से 450 पहले निकाल दें तो मेरे पास बचते हैं 250 और उसमें 70 ऐड कर दें तो 320। तो ये जनाबे वाला मेरा बनेगा ओपनिंग बैलेंस 320 रुपये डेबिट साइड पे। तो ओपनिंग बैलेंस बेसिकली उसने पूछा था। अब क्लोजिंग बैलेंस किधर है? क्लोजिंग बैलेंस हमारा ज़ीरो है क्योंकि हम लोग ये ज्यूम कर रहे हैं कि अगर सस्पेंस अकाउंट बन गया है तो हमारे सारे जो हैं वो एरर्स टैली हो गए हैं और क्लोजिंग बैलेंस हमारा ज़ीरो हो जाएगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन बेसिकली जो उसने ये स्टेटमेंट पूछी थी ना कि एट व्हाट अमाउंट द सस्पेंस अकाउंट शुड बी सोन इन द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट किस अमाउंट से आएगा ताकि वो टैली हो जाए। तो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग आ रहा होता है जिसको हम लोग पकड़ के उसके अंदर एंट्रीज करते हैं। तो हमने ओपनिंग फाइंड आउट करना था बेसिकली। 13 नंबर सवाल देखते हैं। द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बिजनेस डिड नॉट एग्री। ठीक है, हमें पता है हमारे साथ ऐसा ही होना है। असल में ये सारे नालायक लोग जो है ना ये अकाउंटेंट बन के चले गए हैं मार्केट में। क्लास में ये बातें करते होते थे जब टीचर पढ़ाता था। ठीक है, तो अब इनका ट्रायल कैसे टैली होगा? क्लास में गौर तो किया नहीं इन्होंने। अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस ऑफ ए बिजनेस डिड नॉट एग्री। उसने नाम बताना भी मुनासिब नहीं समझा कि कौन सा बिजनेस है। एंड सस्पेंस अकाउंट वाज क्रिएटेड। ठीक है, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज रिवील्ड दैट व्हाइल पोस्टिंग पेमेंट फ्रॉम बैंक बुक इंश्योरेंस एक्सपेंस वाज पोस्टेड एज ₹254,000 इंस्टेड ऑफ ₹245,000। ट्रांसपोर्टेशन एरर आ गया है। किस साइड पे किया है? डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड पे किया है। इंश्योरेंस एक्सपेंस जो था वो हमने पोस्ट करना था 2,54,000 रुपये से, वो पोस्ट कर दिया है आपने इंस्टेड ऑफ 245। होना किस अमाउंट से चाहिए था? जो इंस्टेड ऑफ के बाद लिखी हुई है। इंस्टेड ऑफ के बाद जो अमाउंट है वो एक्चुअल एक्स्ट्रा करेक्ट अमाउंट लिखी हुई है इंस्टेड ऑफ। ठीक है जी, ये थोड़ा सा इंग्लिश का झोल हो सकता है। यहाँ पे 2,54,000 पोस्टेड है, वाज पोस्टेड एज 2,54,000 लिख दिया गया है। वाज पोस्टेड एज ₹254,000 यानी कि लिखा है 2,54,000, एक्चुअली कितना था? एक्चुअली था 245,000। ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ ₹245,000 जो कि एक्चुअली में होना चाहिए था। सही है, तो यहाँ पे अब हमारा देखिएगा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है ये डेबिट होता है। ओके, इंटरेस्ट एक्सपेंस में पहले तो ये बताएं कि ओवरकास्टेड है कि अंडरकास्टेड है। हमने लिख दिया है 254, होना चाहिए था 245। हमने थोड़ा ज्यादा लिख दिया है, 9,000 एक्स्ट्रा लिख दी है। एक्सपेंस इज ओवरकास्टेड। ये इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने आप से छोटे छोटे सवाल पूछने आपने। अच्छा, क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है, ओवरकास्ट कर दिया है कि अंडरकास्ट कर दिया है, कितनी अमाउंट से अंडरकास्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली हमें ये पता चला है कि हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस 9,000 से ओवरकास्टेड है। इंश्योरेंस एक्सपेंस 9,000 से ओवरकास्टेड का क्या मतलब है? 9,000 उसमें ज्यादा लिखा हुआ है, डेबिट अकाउंट है और उसमें ज्यादा लिख दिया है, तो उसको कम करना है। 9,000 क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, ऑप्शन बी। अच्छा सर, वो क्रेडिट उसने शुरू में, सॉरी सर, ऑप्शन ए डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस। वो सस्पेंस अकाउंट के आगे डेबिट लिखा हुआ था तो मुझे लगा कि ये इसके साथ है, मैं ये वाली लाइन को मिस कर गया। नॉर्मली ऐसे नहीं होता, अकाउंट लिखा होता है उसके बाद लिखा होता है कि वो डेबिट करना है कि क्रेडिट, लेकिन इसमें उसने पहले क्रेडिट लिखा है तो उसका मतलब है जो पहले वाला क्रेडिट है वो पहले अकाउंट का है, जो डेबिट है वो दूसरे अकाउंट का। पहले डेबिट एंट्री लिखी होती है फिर क्रेडिट एंट्री लिखी होती है। तो डेबिट सस्पेंस अकाउंट, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट बाय 9,000। ओवरस्टेटेड है तो रिवर्स नेचर, डेबिट ओवरस्टेटेड होगा उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट वाला अकाउंट ओवरस्टेटेड होगा उसको डेबिट करना होगा, रिवर्स कर दिया। लेकिन अगर अंडरस्टेटेड है, एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया हुआ तो उसको मजीद रिकॉर्ड करें, डेबिट करें। इनकम कम रिकॉर्ड की हुई है तो उसको मजीद क्रेडिट करें, और जो रिमेनिंग इम्पैक्ट होगा वो सस्पेंस में चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसका एक छोटा सा रूल बना सकते हैं कि अगर अकाउंट ओवरस्टेटेड है तो रिवर्स नेचर करें उसकी, यानी कि वो उस अकाउंट को आपने, अगर वो डेबिट नेचर का है तो क्रेडिट करें, क्रेडिट नेचर का है तो डेबिट करें। ये रूल ऑफ थंब है छोटा सा, ये आवाज़ लगाया करें सपोर्ट के। ओवरस्टेटेड रेवेन्यू नेचर, रिवर्स नेचर, अंडरस्टेटेड सेम नेचर। ठीक है, ये छोटे छोटे फार्मूले हैं ना,
पहले भी लगाई थी, तो घर वाले जो है वो कोई परेशान तो नहीं हुए? पागल कह रहे थे। ये भी लगाए, ये भी लगाए, फिर पक्का हो जाएगा। ठीक है, हाँ। फिर यहाँ तो आपको सीए आपका छुड़वा देंगे या आपका कमरा अलग कर देंगे, दोनों केसेस में आपको बेनिफिट ही होगा। ठीक है, ओके। क्या पता है सुबह उठ के जो है ना डेबिट क्रेडिट करता करता हमारे सर में ना कोई चीज़ मार दे। चलो जी 14 भी डिस्कस करते हैं। ए सेल्स रिटर्न ऑफ ₹400, 400 की सेल्स रिटर्न हुई थी, हैज़ बीन रॉन्गली पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ द परचेज रिटर्न अकाउंट बट हैज़ बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कस्टमर अकाउंट। कस्टमर अकाउंट में ठीक से एंट्री हो गई, लेकिन जो एरर गलत किया है वो किया है परचेज रिटर्न के केस में, कस्टमर अकाउंट में इसको। अच्छा, सेल्स रिटर्न थी ना 400 की, पहले तो बताएं इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं ना, कस्टमर से आई है ना सेल्स रिटर्न, कस्टमर को डेबिट कर लें, कस्टमर को क्रेडिट कर लें। सेल्स रिटर्न डेबिट, कस्टमर क्रेडिट, कैश ना लिखा करें जब तक वो कैश की सेल्स का खुद ना कहे। उधार ही है, समझे आप, उधार नहीं वापस किया, उसने कहा चीज़ें ही लाए, चुप तो निकल, शाबाश, मैंने नहीं चाहिए। 400 की आपकी जो है ना वो सेल्स रिटर्न थी, सेल्स रिटर्न डेबिट, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। आपने क्या कर दी अपनी, जरा गौर से सुनिएगा। उसने कहा हैज़ बीन रॉन्गली पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट। कस्टमर की बजाय हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया है, कस्टमर की बजाय हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया है, ठीक है ना। हैज़ बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न, तो हमने जो रॉन्ग एंट्री की है उसमें परचेज रिटर्न को किया है क्रेडिट 400 से, बट हैज़ बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कस्टमर्स अकाउंट। कस्टमर अकाउंट में भी ठीक एंट्री कर दी, कस्टमर को भी क्रेडिट कर दिया। ठीक एंट्री क्या थी? कस्टमर को क्रेडिट करना था, तो कस्टमर को भी क्रेडिट कर दिया है 400 से, बस डेबिट कुछ नहीं किया। हाँ, अच्छा ये होता है नॉर्मली, पता है क्यों? ये इस तरह से होता है कि एक बिजनेस के अंदर डिफरेंट लोग होते हैं जो एंट्रीज कर रहे होते हैं। किसी ने डेबिट साइड की एंट्री कर दी और उसने क्रेडिट वाले को मैसेज कर दिया या उसको के मेमो लिख कर सेंड कर दिया कि यार ये मैंने एंट्री कर लिया, तुम क्रेडिट साइड के लेजर्स में एंट्री कर लो। क्योंकि आप ज़रा हिसाब लगाएं कि एक बहुत बड़ी बिजनेस कंपनी है और वो काउंटिंग करती है और वो कंप्यूटर्स में नहीं करती। जैसे पाकिस्तान के अंदर ये कोई भी ये जो शैम्पू बेचने वाले जो होते हैं या लेज़ बेचने वाले जो होते हैं या पेप्सी वाले जो होते हैं, ये लोग अगर बिजनेस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ना करते तो क्या होता? इनका बहुत बड़ा वेयर हाउस होता जिसमें डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर डिफरेंट लेजर्स पड़े होते। इनकी बैंक बुक के लिए पूरा एक फ्लोर ही पड़ा होता, क्योंकि रोज़ाना इनकी 15 कॉपियाँ जो है वो उसके ऊपर लग जाती हैं कि वो जी बैंक की एंट्रीज करनी है। ठीक है, डेटर्स जो है वो किसी और फ्लोर पे पड़े होंगे, वहाँ में उनकी डिटेल्स होंगी और उनके पास जो है ना उनके 15 बंदे डेटर्स की मैनेजमेंट के कर रहे होंगे। ठीक है, बेसिकली होता ये है कि अभी भी जॉब्स आती हैं, अकाउंट पेबल रिसीवेबल का हमें एक्सपर्ट चाहिए। पेबल रिसीवेबल क्या होता है? डेटर्स और क्रेडिटर्स। बाकी अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं करनी, सिर्फ पेबल रिसीवेबल्स करने हैं। तो बड़े बिजनेसेस के अंदर ये अलग अलग हो सकते हैं। अब कंप्यूटर ने तो सारा कुछ आसान कर दिया है कि सिंगल पॉइंट ऑफ एंट्री पे पीओएस से टी करके जो है ना वो सारा उसका बारकोड स्कैन होगा, उसके बाद सारी एंट्रीज खुद ही कंप्यूटर में हो जाएंगी। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग ने बहुत चीज़ें आसान कर दी है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग ज़्यादा नहीं 10 साल सिर्फ पीछे जाएँ, 15 साल पीछे जाएँ, तो बहुत बड़े बड़े लेजर्स मेंटेन होते थे। ठीक है, तो इस तरह की गलती हो सकती है कि एक एंट्री तो क्रेडिट साइड पे की, दूसरी भी क्रेडिट साइड पे कर दी। ऐसे केस में देखें ज़रा गौर से, हमारी करेक्ट एंट्री क्या होगी? हमने रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना है और करेक्ट एंट्री को पास करना है। रॉन्ग एंट्री को जब हम रिवर्स करेंगे, ये नीचे वाली अब हमारी रॉन्ग एंट्री है, ये वाली एंट्री हमारी रॉन्ग है। जब हम इसे रिवर्स करेंगे तो कस्टमर्स को डेबिट करेंगे, परचेज रिटर्न को भी डेबिट करेंगे और करेक्ट एंट्री पास करेंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट 400 से और कस्टमर क्रेडिट 400 से। कस्टमर तो कट जाएगा, बाकी क्या रह गया? परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, और रिमेनिंग जो ये इसका डेबिट और क्रेडिट एंट्री का टैली नहीं होगा तो फिर इसमें हमें लाना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट 800 से डेबिट। सस्पेंस अकाउंट कितनी अमाउंट से आता है? जितनी अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट साइड में एरर होता है ना, टैली करने के लिए आता है। सस्पेंस अकाउंट हीरो है, वो आके सबको शांत कर देता है। तो ये एरर था, 2 डेबिट थे, सस्पेंस अकाउंट आया, क्रेडिट हो गया। अब जरा देखना, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनी? परचेज रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। और भाई साहब ने पूछा क्या था?
ये तो हमने देखा ही नहीं। अच्छा, उसने पूछा ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इफेक्ट ऑफ द एरर, इनमें से कौन सा एरर आपको इफेक्ट करेगा। अब जरा देखना गौर से, सेल्स रिटर्न हो, परचेज रिटर्न्स हो, ये दोनों हमारी ट्रेडिंग की एंट्रीज है, ये दोनों हमारे प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेंगी ना, दोनों डेबिट हो रही हैं, प्रॉफिट में क्या होंगी, प्रॉफिट में से माइनस होंगी, दोनों डेबिट हो रही है ना। फाइनल हम लोग क्या करते होते थे, हम करेक्टिंग एंट्री निकालते थे, उसको प्रॉफिट में प्लस या माइनस करते थे। हर एंट्री जो क्रेडिट हो रही होती थी प्रॉफिट में ऐड होती थी, जो डेबिट हो रही होती थी प्रॉफिट में से माइनस करते थे। ये दोनों एंट्रीज प्रॉफिट में से माइनस हो रही हैं, तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, जब हम इस एरर को ठीक करेंगे। अच्छा, अब इसको पूछने के दो तरीके हो सकते हैं। वो ये कह सकता है, मैंने नहीं पढ़े अभी रिक्वायरमेंट्स क्या है, लेकिन दो तरीके हो सकते हैं। या तो वो ये पूछ सकता है कि इस एंट्री को ठीक करने का हमारे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो इस एंट्री को ठीक करने से हमारे प्रॉफिट में 800 रुपये की कमी आ जाएगी। लेकिन अगर वो कहता है कि ये एरर जो है इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में क्या प्रॉब्लम है, हमारे प्रॉफिट में क्या प्रॉब्लम है, तो हमारे प्रॉफिट में ये प्रॉब्लम है कि ये 800 रुपये से ओवर स्टेटेड है। हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 800 रुपये कम है, अगर इस एरर को ठीक करेंगे तो 800 रुपये की कमी आ जाएगी। लेकिन तो सवाल देखते हैं उसने क्या पूछा हुआ है। उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इफेक्ट ऑफ एरर। इस एरर का इफेक्ट पूछा है, ठीक करने का नहीं कहा। तो अगर एरर का इफेक्ट पूछेगा तो हम ये कहेंगे कि एरर जो है इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है, 800 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा है हमारा, जो भी है सही है। अगर वो कहता है इसको ठीक करें तो हम कहते हैं कि 800 से हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इफेक्ट ऑफ द एरर। हमने कहा प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी ओवरस्टेटेड बाय 400, प्रॉफिट ऑफ द ईयर विल बी ओवरस्टेटेड बाय 800। ये हमारा करेक्ट आंसर है, प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी ओवरस्टेटेड बाय 800। क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी ₹400 मोर देन द डेबिट साइड। ये तो एरर नहीं होगा क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड जो है वो शॉर्ट है 800 से। ठीक है, क्रेडिट साइड शॉर्ट है। अगर ये यहाँ पे लिखता है ना मोर देन डेबिट साइड विल बी ₹400 मोर देन डेबिट साइड, ये गलत है। और डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी 800 मोर देन द क्रेडिट साइड, ये भी गलत है। क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी 800 मोर देन द डेबिट साइड। ठीक है जी, तो हमारे पास ये है एक, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इफेक्ट ऑफ द एरर, प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी ओवरस्टेटेड बाय 800। और अगर ये लिखा होता ना क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी 800 मोर देन द डेबिट साइड, ये बात अगर लिखी होती तो फिर ये बात भी करेक्ट होती। यानी कि ये देखो, अगर ये स्टेटमेंट ऐसे होती ना, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी 800 मोर देन द डेबिट साइड, तो ये बात भी फिर हम टिक करते, क्योंकि करेक्शन को ना देखें, आप एरर को देखें। एरर ये था ना, इससे क्या हो रहा था, क्रेडिट साइड जो है वो डेबिट साइड से 800 ज़्यादा हो रही थी, तो ये बात लिखी होती तो भी हम उसे टिक करते। लेकिन अभी उसने जो लिखा है, उसने ढूंढ के सोच के 3 गलत स्टेटमेंट लिखी हैं ताकि आप एक करेक्ट स्टेटमेंट पे टिक करें। कभी कभार ऐसे भी होता है कि मैं कहता हूँ कि यार बताओ ज़रा इस स्टेटमेंट को, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसको करेक्ट करना हो तो इसमें क्या क्या वर्ड्स चेंज करने होंगे। तो असल में इस एरर का एक इम्पैक्ट तो ये है कि हमारा प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है 800 से, लेकिन अगर हम इसका ट्रायल बैलेंस में इम्पैक्ट फाइंड आउट करेंगे इस एरर का, ये एंट्री की है हमने, तो इसकी वजह से क्रेडिट साइड 800 ज़्यादा है डेबिट साइड से। उसने लिखा हुआ है डेबिट साइड 800 ज़्यादा क्रेडिट साइड से। ठीक है, रिवर्स लिखा हुआ है तो रिवर्स तो गलत होगा। अगर ये बात लिखी होती तो फिर वो ठीक होती। क्या समझे? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 15 भी कर दें अब। एक कंपनी इस ट्रायल बैलेंस फेल्ड टू एग्री, लें जनाब, फेल हो गया एग्री करने से। अच्छा, फेल टू एग्री हो गया है, डेबिट साइड 950 है, क्रेडिट साइड 955 300 है, कौन सी साइड शॉर्ट है? डेबिट साइड शॉर्ट है। कितने से शॉर्ट है? 500 से। अगर हम कभी सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, पता नहीं सवाल में क्या है, लेकिन अगर कभी सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड पे। जो साइड शॉर्ट होती है उस साइड पे सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आता है, तो डेबिट साइड शॉर्ट है, डेबिट साइड पे इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा। क्या समझे?
सवाल पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि आना भी है और सस्पेंस अकाउंट बनाना भी है कि नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ दिस डिफरेंस ओला। उसने अब 4 इश्यूज बताए हैं, उनमें से कहा है कि ज़रा सोच के बताएं कि इनमें से कौन सा ऐसा एरर है जिसकी वजह से ये डिफरेंस आया है। अच्छा, पहला एरर है यूटिलिटी एक्सपेंस ऑफ ₹500 इंटायरली ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग। जो चीज़ इंटायरली ओमिट हो गई है, ना उसका डेबिट आया है ना उसका क्रेडिट आया है, तो इसकी वजह से ट्रायल आउट नहीं होगा। इसकी वजह से ट्रायल आउट नहीं होगा। हमारा ट्रायल उस एंट्री से आउट होगा जिसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में 5000 का फर्क होगा। ठीक है, और हम देख रहे हैं ना डेबिट 5000 शॉर्ट है, इसका मतलब है कि ये एक ऐसी एंट्री होगी जिसमें डेबिट साइड पे कम लिखा होगा 5000, क्रेडिट साइड पे लिखा होगा, यानी कि जिसकी डेबिट और क्रेडिट साइड पे 5000 का फर्क होगा, डेबिट साइड शॉर्ट होगी। सही है, तो ऑप्शन ए तो नहीं है। ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड ऑफ ₹5000 इज रिकॉर्डेड एज ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड क्या होता है? एक्सपेंस होता है कि इनकम होती है? इनकम होती है, वेरी गुड। और ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। ऐसे ही है, क्या ख्याल है? दोनों ही कॉस्ट होते हैं, दोनों ही एक्सपेंस होते हैं भाई, दोनों ही एक्सपेंस होते हैं। एक है खर्चा चीज़ों को अपने पास लाने का, एक है खर्चा चीज़ों को बेचने का। दोनों ही खर्चे हैं, इनकम नहीं है। तो दोबारा सोचें ज़रा, अब ज़रा दोबारा सोचें। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड ऑफ ₹5000 इज रिकॉर्डेड एट ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। 5000 पे ट्रांसपोर्टेशन इन था, उसको ट्रांसपोर्टेशन आउट के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया। कोई एक एक्सपेंस था, उसको दूसरे एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया। ये है एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, हमने एरर ऑफ कमीशन किया है, ये डबल साइडेड एरर नहीं होता, ये आपका इससे ट्रायल आउट नहीं होता। हाँ, सेम टाइप ऑफ अकाउंट है, एरर ऑफ कमीशन है, ट्रायल इससे आउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक एक्सपेंस में लिखना था, दूसरे में लिख दिया। ठीक है, डबल एंट्री इसकी कर दी है, लेकिन एक्सपेंस तो ये भी हमारा जो है ये एरर नहीं है। परचेज रिटर्न 2500 डेबिटेड इन एरर टू द सेल्स रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न को हमने सेल्स रिटर्न में डेबिट कर दिया है। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। ओके, उसने क्या किया है? डेबिट कर दिया है सेल्स रिटर्न अकाउंट को। अच्छा जी, वाइल ट्रांजैक्शन वाज करेक्टली पोस्टेड इन पार्टीज अकाउंट। ये है 2 दफा उसने डेबिट कर दिया 2500 को। देखो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? क्या किया है? परचेज रिटर्न किया है। परचेज रिटर्न किया ना, क्रेडिटर से करते हैं ना परचेजेस। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। ये थी हमारी करेक्ट एंट्री। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न। क्रेडिटर से परचेजेस करते हैं ना, डेटर से तो नहीं करते, डेटर्स को तो सेल करते हैं। अच्छा, रॉन्ग एंट्री क्या की? उसने कहा कि भैया डेबिटेड इन एरर टू द सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो एक तो ये एरर हो गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया 2500 से। दूसरा, while the transaction was correctly posted in parties account, पार्टी के अकाउंट में सही पोस्टिंग कर दी है। पार्टी को सही क्या करना था? डेबिट। पार्टी को उसने कहा कि सही एंट्री कर दी है। अगेन मैंने आपको बताया कि रिसीवेबल पेबल्स के लोग अलग होते हैं, बाकी चीज़ों के लोग अलग होते हैं। तो गलती कर दी, एक ने गलती की, दूसरे ने कहा हाँ परचेज रिटर्न है, ठीक है मैं पार्टी के अकाउंट में डेबिट कर देता हूँ। वो तो बाद में पता चला कि उस भाई ने भी एरर कर दिया हुआ था। तो सेल्स रिटर्न को भी डेबिट कर दिया हुआ है और पार्टी को भी डेबिट कर दिया हुआ है, क्रेडिटर को 2500 से। दोनों ने अपनी अपनी एंट्री डेबिट कर दी, क्रेडिट किसी ने भी नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि क्रेडिट साइड पे कोई एंट्री नहीं हुई। ये एक एरर तो है, लेकिन जो हमें चाहिए ये वो एरर नहीं। हमें कौन सा एरर चाहिए? जिसकी डेबिट साइड शॉर्ट हो। इससे तो 5000 एक्सेस हो रही है डेबिट साइड। तो ये वो एरर नहीं है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस आउट होता है हमारा, जो हमें चाहिए। ट्रायल बैलेंस तो आउट होता है इससे, लेकिन हमें ये एरर चाहिए नहीं।
हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें वो एरर चाहिए जो इस मतलब प्रॉब्लम का बाइस बनता है कि क्रेडिट बैलेंस 5000 से एक्स्ट्रा है और डेबिट बैलेंस 5000 शॉर्ट है। ये एरर है, हमें ये वाला एरर नहीं चाहिए, हमें वो वाला एरर चाहिए जिससे डेबिट साइड 5000 शॉर्ट होती है। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर डी की तरफ। वैसे तो 3 हमने क्रॉस कर दिए, पॉइंट डी फिर ठीक ही होगा, लेकिन देख लेते हैं इसको ज़रूर। सेल्स रिटर्न ऑफ ₹2500, सेल्स रिटर्न हुई 2500 की, करेक्ट एंट्री क्या होगी इसकी? करेक्ट, सेल्स रिटर्न डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, हाँ डेटर्स अकाउंट लिख लेते हैं। 2500, ये भी 2500 की है, वो तो डाला भला कर। किधर लिखा हुआ है? पॉइंट डी में, वहां तक अभी हम पहुंचे ही नहीं। अभी हम सिर्फ ये 3-4 वर्ड्स को सोच रहे हैं कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी। वहां पे जाएंगे फिर एक्सप्लेन करूंगा वो क्या लिखा हुआ। करेक्ट एंट्री क्या है? सेल्स रिटर्न ऑफ ₹2500, 2500 की आपकी सेल्स रिटर्न हुई थी। परचेज वो पिछले पॉइंट में था, वो भूल जाएं, अब वो खत्म हो गया, वो हमने सोच लिया कि वो तो एरर है ही नहीं, वो एरर इस रीजन की, इस डिफरेंस की वजह नहीं हो सकता। सेल्स रिटर्न ऑफ ₹2500, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स एंट्री होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री वाज रिकॉर्डेड, रॉन्गली रिकॉर्डेड एज परचेज रिटर्न, इसको परचेज रिटर्न के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। वाइल द ट्रांजैक्शन वाज करेक्टली पोस्टेड इन पार्टीज अकाउंट, पार्टी के अकाउंट में ठीक एंट्री कर दी, इसको परचेज रिटर्न के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। अब परचेज सेल्स रिटर्न को परचेज रिटर्न के तौर पे लिख लिया, ठीक है ना जी। अच्छा, परचेज रिटर्न क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो परचेज रिटर्न को तो डेबिट कर दिया हमने, ठीक है। हमारी रॉन्ग एंट्री क्या बनी? रॉन्ग एंट्री हमारी, रॉन्ग एंट्री, हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया कितनी अमाउंट से? 2500 से। आगे उसने लिखा है व्हाइल द ट्रांजैक्शन वाज करेक्टली पोस्टेड टू द पार्टीज अकाउंट, और पार्टी के अकाउंट में इसकी करेक्ट पोस्टिंग कर दी। पार्टी के अकाउंट में क्या करना था? पार्टी को क्रेडिट करना था, तो पार्टी कहीं नहीं के डेटर्स को भी क्रेडिट कर दिया 2500 से, और डेबिट की कोई एंट्री नहीं की। ये है वो एरर जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड शॉर्ट होगी और क्रेडिट साइड जो है वो एक्स्ट्रा एक्सेस हो जाएगी। हाँ, तो हम जब इसको करेक्ट करेंगे तो रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे, करेक्ट एंट्री पास करेंगे, डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। वो भाई कह रहा है कि यार ये ना मुझे बताओ कि करेक्ट कैसे करना है, तो मुझे ये बताओ कि ये डिफरेंस किस वजह से आया, करेक्ट मैं खुद कर लूंगा। तो बेसिकली आपकी बात ठीक है जो आप कह रहे हो कि इसको करेक्ट एंट्री पास करेंगे, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे, इनको जमा करेंगे, डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन सस्पेंस अकाउंट बनाने का उसने कहा ही नहीं, उसने सिर्फ ये कहा है कि भाई मुझे एरर आइडेंटिफाई कर दो कि क्या रीजन हो सकती है इसकी। तो जरा गौर से देखिएगा, ये चारों ही हमारे जो ऑप्शंस थे ये एरर्स थे, लेकिन जो हमें चाहिए था वो ये वाला था जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ। ठीक है जी। यूटिलिटी एक्सपेंस जो थे वो मिट कर दिए, एरर ऑफ ओमिशन। पॉइंट 2 में था ट्रांसपोर्टेशन जो थी किसी और अकाउंट से उठा के दूसरे अकाउंट में डाल दी। ये वाला जो सेकंड वाला एरर था ये आपका एरर ऑफ कमीशन था कि किसी और अकाउंट में एंट्री कर दी थी। पॉइंट नंबर सी जो था ये हमारी रॉन्ग एंट्री थी, इसमें हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड में फ़र्क था, सिर्फ डेबिट एंट्री थी, क्रेडिट में कुछ नहीं किया था। इसको जब आपने ठीक करना था तो सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व होना था इसमें, लेकिन वो भी हमारी रिक्वायर्ड एंट्री नहीं थी। ये हमारी रिक्वायर्ड एंट्री थी जो हमें चाहिए थी। आपने सबसे पहले आपने घबराना नहीं, ठीक, हाँ, और बाद में किसी को बताना भी नहीं। अच्छा जी, पॉइंट क्वेश्चन नंबर 16, फॉलोइंग एरर्स अकर्ड इन द बुक ऑफ माजिद एंड कंपनी। माजिद भाई की बुक्स में कुछ एरर्स हो गए हैं। कैरेज इनवर्ड ऑफ ₹100,000 वाज डेबिटेड टू कैरेज आउटवर्ड, ये वही ट्रांसपोर्टेशन इन ट्रांसपोर्टेशन आउट, उसके ही दो अलग से नाम है। इधर की हो गया जी, परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ ₹500 वाज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, रेंट एक्सपेंस वाज 200, इट वाज क्रेडिटेड टू रेंट अकाउंट, व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट बिफोर द करेक्शन ऑफ अबव एरर्स। इन सारे एरर्स को ठीक करने से पहले आपके सस्पेंस अकाउंट का जो है वो बैलेंस क्या होगा। अच्छा, ये चीज़ जो है ये भी थोड़ी सी ट्रिकी है। देखें, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस उसने आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है, तो और उसके बाद उसने कहा है कि ये 4 एरर्स थे, 3 एरर्स थे, इन तीनों एरर्स को ठीक करने से पहले आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या था। अब हम इसे क्या करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि इन तीनों एरर्स को ठीक करने के बाद सस्पेंस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 0 हो जाता है। ठीक है जी, जिधर भी आए सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाएगा, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। तो उसने कहा है कि सस्पेंस का ओपनिंग बताएं कितना है।
तो हम इन सारे एरर्स को करेक्ट करेंगे, इनकी करेक्टिंग एंट्रीज निकालेंगे, करेक्टिंग एंट्रीज निकाल के सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जिस तरह भी हमारा डिफरेंस आएगा वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, सही है, ठीक है जी। तो टी अकाउंट के अंदर से ओपनिंग बैलेंस आइडेंटिफाई करना है। कैरेज इनवर्ड ऑफ ₹100,000 वाज डेबिटेड टू कैरेज आउटवर्ड, इनवर्ड को आउटवर्ड में रिकॉर्ड कर लिया, ये हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एरर ऑफ प्रिंसिपल सस्पेंस अकाउंट में नहीं आता, चिल करें, इसका तो हमने कुछ नहीं करना, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2, यार ये मेरा ख्याल है मैंने पहले कराया नहीं है, करवाया यार, करवाया है यार, करवाया है। ये 10 नंबर सवाल था। A trial balance was extracted from the book of Nizam. It was found that the debit side exceeds the credit side. Following errors were identified. Purchase account was overcasted. Amount paid to Sajjad debt is this. Sales account was this. 3 errors बताए थे. What was the balance of suspense account before the correction of errors? तो हमने क्या किया था, तीनों एरर्स ठीक किए थे, क्लोजिंग 0 कर दिया था और ओपनिंग इधर आ गया था हमारा। बिल्कुल इसी तरह से ये भी सवाल करना है। एरर्स फ़र्क है, एरर्स कुछ और हैं, एरर्स इनको ठीक करना है, वो वाला सवाल करेंगे, ये वाला आपको उसकी एक सेकंड प्रैक्टिस के तौर पर दिया जा रहा है, हाँ तो उसकी आप ही करना है। लेकिन बहरहाल ये समझ लें, इन तीनों एरर्स को जो है, तीनों एरर्स की करेक्टिंग एंट्रीज आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें जो जहाँ पे सस्पेंस अकाउंट होगा वो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट या क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, क्लोजिंग इसका 0 होगा, जो डिफरेंस होगा वो उसका ओपनिंग होगा जिस तरफ भी आए। अब आपने करके आना है, उसको करके देखना ज़रा क्या बनता है। क्या चीज़? हाँ वो भी एक्सपेंस होता है, नहीं एरर ऑफ प्रिंसिपल बोला मैंने, एरर ऑफ कमीशन है ये, एरर ऑफ कमीशन है ये, प्रिंसिपल शायद मैंने नहीं बोला, लेकिन चलें अगर बोला है तो उसको ठीक कर लें। एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये, सॉरी एरर ऑफ कमीशन है। क्वेश्चन 17, ए रिटर्न इनवर्ड ऑफ ₹180, 180 रुपये का रिटर्न इनवर्ड आया, हैज़ बिन रॉन्गली रिकॉर्डेड एज कैरेज इनवर्ड एंड ए रिपेयर एक्सपेंस ऑफ ₹250 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। 2 एरर्स हैं, एक एरर है रिपेयर एक्सपेंस का जिसको सैलरी में रिकॉर्ड कर लिया, दूसरे वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये कौन सा है? एरर ऑफ कमीशन। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द करेक्शन ऑफ दीज एरर्स। देखें एरर्स को ठीक करने से नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, ये हम कर चुके हैं। सिंपल सी बात है कि नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर एक ऐसा एरर को ठीक करें जो कि दोनों ही एक्सपेंसेस में जाएगा, उसका नेट प्रॉफिट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं जाता। ये बात हमने की थी ना कि अगर एक डिस्काउंट, अगर एक एरर हो जिसकी डेबिट साइड पे भी एक्सपेंस है और क्रेडिट साइड पे भी एक्सपेंस है, और क्योंकि सारे ही एक्सपेंस नेट प्रॉफिट में से लाजमी तौर पे एडजस्ट होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्ट हो या ना हो ये हम देखते हैं, तो उसने डेबिट भी होना है क्रेडिट भी होना है। जब हम लोग वो एरर को सॉल्व कर रहे थे बड़े सवाल को, तो उसमें मैंने कहा था देखें 25,000 प्लस हो रहा है, 25,000 माइनस भी हो रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर अक्सर औकात ऐसे होता है कि दोनों एंट्रीज, अब उसकी करेक्टिंग एंट्रीज प्रॉफिट में ऐड होंगी लेस होंगी, तो वो सेम ही सिचुएशन पे चले जाएंगे, ठीक है। नहीं समझ आई, अभी बताता हूँ। एक तो ये एरर है, पहला एरर क्या है, रिटर्न इनवर्ड था 180 का, वो रिकॉर्ड कर लिया है कैरेज इनवर्ड के तौर पे। रिटर्न इनवर्ड 180 रुपये का है, एक एक्सपेंस, उसको कैरेज इनवर्ड के तौर पे किसी और एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया। अब आप इसको करेक्ट करेंगे तो करेक्शन में इंडिविजुअल आइटम्स तो फ़र्क होंगी, लेकिन हमारे नेट प्रॉफिट पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये दोनों एरर्स ही ऐसे हैं जिनको ठीक करने से, जिनकी करेक्टिंग एंट्री बनाएंगे तो एक एक्सपेंस डेबिट हो रहा होगा, एक क्रेडिट हो रहा होगा, सही है ना। इसमें कोई सस्पेंस अकाउंट है, ना ही बैलेंस शीट की कोई आइटम है। तो हम इसका आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन ये कह सकते हैं कि इसका आंसर नील आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कोई इम्पैक्ट हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर हो, लेकिन नेट प्रॉफिट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। क्या ख्याल है? पहले इस चीज़ को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। देखिए मैं आपको पहले, सिंपल था, इतनी देर में तो मैं इसको सॉल्व करके भी बता सकता था, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इस डिसीजन पे भी पहुँचें कि क्या बात हो रही है। अब ज़रा थोड़ा सा इसको ढूंढना मुश्किल होगा उस सवाल को। अब ये देखो ज़रा, हमने जब प्रॉफिट करेक्ट करना शुरू किया था तो हमने कुछ एरर्स की करेक्शन की थी। नेट प्रॉफिट के अंदर तो हर एक्सपेंस आता है, ठीक है ना। ये देखो ये हमारा एरर था ना, मार्केटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट परचेज क्रेडिट 25,000 से, इसकी करेक्टिंग एंट्री ये निकल रही थी।
डेबिट जो था वो प्रॉफिट में से माइनस होना था, क्रेडिट प्रॉफिट में ऐड होना था। तो जब दोनों ही एक्सपेंसेस प्रॉफिट में ऐड भी हुआ, माइनस हुआ, पहला मार्केटिंग एक्सपेंस परचेज क्रेडिट हुआ, तो इन दोनों का नेट इम्पैक्ट तो जीरो ही रहेगा। तो ये ऐसे ही है कि हम इन दोनों को प्लस माइनस करें या ना करें। तो इसी तरह से तमाम वो एरर्स जिन्होंने किसी एक एक्सपेंस को डेबिट और क्रेडिट करना होता है और वो एक्सपेंसेस के अंदर ही करेक्ट हो जाते हैं, ऐसे एरर्स का आपके प्रॉफिट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। कौन सा प्रॉफिट के ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई आइटम्स ऐसी हों जो ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट नहीं करती। तो इसलिए सिर्फ नेट प्रॉफिट के लिए आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखें कि जनाब कुछ ऐसे ज़रूर होंगे क्वेश्चंस जिनमें जब उसकी करेक्टिंग एंट्री देखेंगे तो वो एक्सपेंसेस को ही आपस में प्लस माइनस करने से होंगे। ये बात अब हम साबित करते हैं। पहले तो हमने रूल डिस्कस कर लिया, अब हम इसको अप्लाई करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17 हम कर रहे थे। ओके, पहला है जी रिटर्न इनवर्ड 180 के हैज़ बिन रॉन्गली रिकॉर्डेड एज कैरेज इनवर्ड। ठीक है जी, असल में आपकी रॉन्ग एंट्री क्या थी, करेक्ट एंट्री क्या थी और करेक्टिंग एंट्री क्या होगी, ये तीनों चीज़ें हम बनाते हैं। रॉन्ग एंट्री क्या थी? रिटर्न इनवर्ड ऑफ ₹180। रिटर्न इनवर्ड ऑफ 180 ये हमारी करेक्ट एंट्री थी। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न्स के सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 180 से। ये हमारी करेक्ट एंट्री है। रॉन्गली रिकॉर्डेड एज कैरेज इनवर्ड, सेल्स रिटर्न को कैरेज इनवर्ड के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। तो हमने क्या रिकॉर्ड किया? हमने कहा कैरेज इनवर्ड, लेकिन डेटर साइड हमने ठीक रिकॉर्ड किया, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया कि इसमें भी एरर है 180 से। अब भैया जब इसकी करेक्टिंग एंट्री निकालोगे तो हमारी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 180 से और कैरेज इनवर्ड हमारा क्रेडिट 180 से होगा। ठीक है, ये आप अगर डायरेक्ट अभी तक नहीं पहुंच पाए तो आप इसको रिवर्स करके लिखें, इन दोनों को जमा करें, ये फाइनल एंट्री आएगी। ठीक है जी, सेल्स रिटर्न डेबिट, कैरेज इनवर्ड क्रेडिट। अब देखो सेल्स रिटर्न डेबिट हो रही है, प्रॉफिट में आती है, हमारे प्रॉफिट में ये ऐड होगा सेल्स रिटर्न का 180। सेल्स रिटर्न कहाँ पे आती है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आती है ना। तो जो भी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, सेल्स रिटर्न्स जो होती हैं ये हमारी सेल्स में से माइनस होती हैं। ठीक है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न लिखते हैं, फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड और डिस्काउंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें माइनस करने के बाद। तो देखो सेल्स रिटर्न किधर आती है? प्रॉफिट एंड लॉस में आती है ना। तो हर वो आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है वो हमारे प्रॉफिट को इम्पैक्ट करती है। तो 180 प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। सेल्स रिटर्न का 180 माइनस होगा, तो हमारे प्रॉफिट में से प्लस 180 और माइनस 180, पहले हम माइनस 180 लिखते हैं सेल्स रिटर्न वाला, माइनस 180 फिर प्लस 180। कौन सा? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट में ऐड करेंगे। अच्छा, दूसरी अकाउंटिंग एंट्री जो थी हमारी, उसने कहा था रिपेयर एक्सपेंस था 250 का, वो सैलरीज में डाल दिया। तो हमारी रॉन्ग एंट्री क्या है? सैलरीज टू कैश। बेसिकली वो हमारा था रिपेयर एक्सपेंस टू कैश। अमाउंट क्या थी? 250 की। तो जब इसको करेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? कैश तो रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री दोनों में क्रेडिट हुआ हुआ है, कैश ठीक हुआ हुआ है। करेक्ट एंट्री के अंदर जो चीज़ है वो है जी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट करना होगा 250 से और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट करनी होंगी 250 से। आप देखो रिपेयर एक्सपेंस हमारे जीपी को इम्पैक्ट करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि ये एक्सपेंस है, डेबिट हो रहा है, माइनस करेंगे माइनस 250। और सैलरीज एक्सपेंस जो है ये भी हमारे प्रॉफिट को इम्पैक्ट करते हैं, क्रेडिट हो रहे हैं प्लस 250। तो हमारा आंसर जो है उतना ही आ जाएगा जितना प्रॉफिट था जहां से हमने शुरू किया था, ना कुछ ऐड होगा ना उसमें लेस होगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, जो पहले प्रॉफिट था वही बाद में प्रॉफिट रहेगा। इसका मतलब देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन नेट प्रॉफिट। हाँ, अगर वो कहता बताओ ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट, ये है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट। देखो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर हम लोग देखते हैं कि वो आइटम्स जो ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर लिखी होती हैं सिर्फ उसका इंपैक्ट आता है। देखो सेल्स रिटर्न ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर लिखी होती हैं, क्या ये जीपी को इंपैक्ट करेंगी? बिल्कुल करेंगी। तो माइनस 180 जीपी में भी लिखना होगा। कैरेज इनवर्ड
ये किधर लिखते हैं कैरेज इनवर्ड? कैरेज इनवर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है, कैरेज आउटवर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं आता। कैरेज इनवर्ड चीज़ों को अपने पास लाने का खर्चा चीज़ों की कॉस्ट में शामिल करते हैं। ये हमने एसेट में भी पढ़ा था, इन्वेंट्री में भी पढ़ा था, तो वो परचेजेस की कीमत में ही शामिल होगा ना। क्या ख्याल है कि नहीं? क्यों मेरे भाई? तो कैरेज इनवर्ड का इंपैक्ट भी होगा। उसके बाद क्या है जी? रिपेयर एक्सपेंसेस। रिपेयर एक्सपेंसेस जीपी से नीचे लिखते हैं हम एडमिन एक्सपेंसेस में, तो इसका तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा हमारी एंट्री के अंदर। सैलरीज एक्सपेंस, ये भी हम नीचे लिखते हैं, इसका भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो जीपी के ऊपर भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा। हमारा जीपी भी सेम ही रहेगा इस एरर को ठीक करने के बाद। क्या ख्याल है? क्या नहीं? देखो हमारा प्रिंसिपल सेम है, अकाउंटिंग एंट्री बनाए, अकाउंटिंग एंट्री में से डेबिट और क्रेडिट पकड़े और देख लें प्रॉफिट के अंदर, और ग्रॉस प्रॉफिट और ये नेट प्रॉफिट हमने ये देखना है कि ये लाइन आइटम इससे ऊपर लिखी जाती है ये नीचे, और वो भी सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट के केस में देखना है। नेट प्रॉफिट के केस में तो हर एक्सपेंस जो है वो हमारे प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के केस में देखना है कि सिर्फ वो आइटम्स जो कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर लिखी हुई हैं, सिर्फ वो वाली आइटम्स हमने यहाँ पे एडजस्ट करनी है। नेट प्रॉफिट के केस में सारी आइटम्स एडजस्ट करनी है। ठीक है जी खुबैब? रिपेयर एक्सपेंस हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में आता है, सैलरीज भी, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर कुछ गिनी हुई चीजें ही आती हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जो चीजें हैं वो सारी हमें पता है, कंफर्म है। क्या क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस डिस्काउंट, जो हमें डिस्काउंट्स मिलते हैं परचेजिंग के ऊपर, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट्स, वो भी हमने वहां पे माइनस करने होते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस ये 6 चीजें, इन 6 चीजों में जो भी होगा, कैरेज इनवर्ड मैंने बोल दिया शायद, अगर नहीं बोला तो सुन लें, कैरेज इनवर्ड भी इसमें होगा। ये 6 चीज़ों के अलावा और कोई भी चीज़ हमें ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर नहीं आएगी, वो सारी नीचे ही आएंगी। और सेल्स में क्या माइनस होता है? सेल्स रिटर्न्स। सेल्स में से माइनस होगा सेल्स रिटर्न्स। नेट प्रॉफिट में तो हर एक्सपेंस माइनस होगा। नेट प्रॉफिट का तो मैंने बताया कि उसमें तो हर चीज़ एडजस्ट होगी, जो इनकम है जो एक्सपेंस है। क्वेश्चन 18 देखते हैं। सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन व्हेन अ ट्रायल बैलेंस फेल्ड टू एग्री, द फॉलोइंग एरर वर डिस्कवर्ड आफ्टरवर्ड्स। 3 एरर्स दिए हुए हैं। उसने कहा एट व्हाट अमाउंट द सस्पेंस अकाउंट वुड हैव बीन क्रिएटेड। ये ज़्यादा अच्छी वर्डिंग है। इससे पहले हम लोगों ने एक सवाल पूछा था जिसमें वो हमसे ये पूछना चाह रहा था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर सस्पेंस अकाउंट का क्या बैलेंस आ रहा होगा। तो बेसिकली वो भी पूछ रहा था कि ओपनिंग बैलेंस क्या है। इसी तरह से इसमें भी वो यही पूछ रहा है कि एट व्हाट अमाउंट द सस्पेंस अकाउंट वुड हैव बीन क्रिएटेड फॉर करेक्टिंग ऑफ दीज एरर्स, बिफोर करेक्टिंग ऑफ दीज एरर्स। तो ट्रायल बेसिकली ये उसका ओपनिंग ही पूछ रहा है कि ओपनिंग कितना है इसका। 3 एरर्स हैं, तीनों एरर के बाद जो हमारा सस्पेंस अकाउंट है इसका ओपनिंग बताना है। तो हम लोग यहाँ पे एक सस्पेंस का फॉर्मेट बना लेते हैं और उसके अंदर हम लोग अपने तमाम एरर्स जो हम आइडेंटिफाई करेंगे उनको लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग क्या था, क्या होगा। ठीक है जी। 3 एरर्स हैं तकरीबन उसी तरह के हैं। इससे पहले भी हमने एक सवाल इस तरह का किया है। उसने कहा पेमेंट ऑफ ₹5,000 टू अ सप्लायर वाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। ठीक है जी। हम लोगों ने सप्लायर को एक पेमेंट की थी और वो पेमेंट उसके अकाउंट में ही क्रेडिट कर दी है। तो सबसे पहले रॉन्ग एंट्री लिखते हैं। हम लोगों ने क्या करना था? रॉन्ग एंट्री ये की है कि हमने पेमेंट की थी सप्लायर को, हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो बेसिकली हमने रॉन्ग एंट्री ये की कि सप्लायर्स के अकाउंट को क्रेडिट किया और हमने बैंक को भी क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको किया? किसी चीज़ को डेबिट नहीं किया। ये हमारी रॉन्ग एंट्री है। हालांकि हमारी करेक्ट एंट्री क्या थी, जिसको हम करेक्ट एंट्री कहते हैं, वो ये थी कि सप्लायर्स को हमने डेबिट करना था और बैंक को क्रेडिट करना था। जो भी हमारी अमाउंट थी, अमाउंट भी इसके साथ लिख लेते हैं 5,000 ही। तो 5,000 और 0। सप्लायर को हमने डेबिट करना था 5,000 से, बैंक क्रेडिट करना था 5,000 से। अब रॉन्ग एंट्री इसको रिवर्स करना है। रॉन्ग एंट्री का एक एलिमेंट ठीक हुआ है बैंक वाला। हाँ, सप्लायर को डेबिट किया हुआ था, हमने सप्लायर्स को क्रेडिट करना है। रॉन्ग एंट्री में क्रेडिट किया हुआ है, इसको डेबिट करना है जी। हम सप्लायर को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि रॉन्ग एंट्री को हम रिवर्स कर रहे हैं 5,000 से। ये जो रॉन्ग एंट्री थी इसको हमने रिवर्स कर दिया 5,000 रुपये से। फिर करेक्ट एंट्री पास करनी होगी। करेक्ट एंट्री जो है ये भी हम लोग सप्लायर को डेबिट करेंगे। तो सप्लायर अकाउंट एक दफ़ा फिर डेबिट हो जाएगा 5,000 से
और सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। तो जनाबे वाला ये हमारी करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री बनेगी जो सस्पेंस अकाउंट में जाएगी। सस्पेंस अकाउंट की निशानी क्या होती है? सस्पेंस अकाउंट की निशानी होती है कि रॉन्ग एंट्री हमारी टैली नहीं होती है, तो फिर हम लोगों ने करेक्टिंग एंट्री बना ली है। तो कोई भी एरर हो, आपने सस्पेंस अकाउंट बनाना है या आपने जो करेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, आपने रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना है, करेक्ट एंट्री पास करनी है और करेक्टिंग एंट्री निकाल लेनी है। ये हमारा स्टेप 1 सब में कॉमन होता है। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? आपने रिटर्न करके चीज़ें वापस भिजवा दी हैं, बेसिकली आपका परचेज रिटर्न होता है। तो परचेज रिटर्न ऑफ 400 जो है वो हमने डेबिट कर दिया है रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में। तो परचेज रिटर्न की अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? हम लोग परचेज रिटर्न अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करते हैं और जो हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट है उसको डेबिट करते हैं। ये हमारी इसकी अकाउंटिंग एंट्री होती है। अब वो दोबारा ज़रा पढ़े इस चीज़ को। उसने कहा था परचेज रिटर्न है, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि चीज़ें रिटर्न होने के बाद वापस चली गई हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड से मुराद होती है आपकी परचेज रिटर्न। 400 की थी, आपने डेबिट कर दिए हैं रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को। ठीक है जी, यानी कि आपकी जो रॉन्ग एंट्री है वो ये है कि आपने डेबिट कर दिया है रिटर्न इनवर्ड को। तो रॉन्ग एंट्री क्या है? रिटर्न इनवर्ड, यानी कि जिसे हम सेल्स रिटर्न कह सकते हैं। चलें जी, हम सेल्स रिटर्न लिखते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये आपने रिटर्न इनवर्ड के तौर पर रिकॉर्ड कर दिए। हालांकि एक तो आपने जो है वो डेबिट कर दिया रिटर्न इनवर्ड को, किस चीज़ को? जो क्रेडिट होनी थी, क्रेडिट होने वाली जो चीज़ थी वो आपने डेबिट कर दी है और डेबिट भी आपने रॉन्ग अमाउंट से कर दिया है। और जो करेक्ट एंट्री के अंदर जो दूसरा एलिमेंट था उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। तो इसका मतलब ये है कि आपने रिटर्न आउटवर्ड की जगह पे रिटर्न इनवर्ड को डेबिट किया है और क्रेडिटर को डेबिट करना था वो तो आपने ठीक ही डेबिट किया हुआ है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये दोनों ही एंट्रीज जो हैं ये डेबिट साइड पे हैं, क्रेडिट साइड पे कोई एंट्री नहीं है। 400 रुपये की आपकी अकाउंटिंग एंट्री है। 400 और क्रेडिट साइड पे कुछ, डेबिट साइड पे कुछ नहीं है। ओके, अब सवाल ये है कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या है? क्योंकि ये रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड आपकी परचेज रिटर्न्स होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं जनाब? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और रिटर्न आउटवर्ड कह लें हम यहाँ पे, क्योंकि सेल्स रिटर्न लिख रहे हैं तो हम उसकी जगह पे परचेज रिटर्न लिख देते हैं। परचेज रिटर्न अमाउंट है जनाब 400 और 400। अब ज़रा देखिएगा, रॉन्ग एंट्री हमने रिवर्स करनी है। रॉन्ग एंट्री कौन सी है जी? ये वाली पहले वाले कॉलम में जो लिखी है। रॉन्ग एंट्री रिवर्स करेंगे, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करना था, सेल्स रिटर्न को डेबिट किया हुआ है, हालांकि नहीं करना चाहिए था, तो हम सेल्स रिटर्न को कर देंगे क्रेडिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट बाय ₹400। क्रेडिटर्स को डेबिट करना था, किया हुआ है, ये ठीक है। और उसके बाद जो है वो करेक्ट एंट्री के अंदर परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना था, तो परचेज रिटर्न अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे बाय ₹400। तो क्रेडिट किसको करेंगे? डियर सस्पेंस अकाउंट को। ठीक है जी, तो रूल हमारा यही है, रॉन्ग एंट्री आइडेंटिफाई करें, उसके रिवर्स कर दें, फिर करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड करें और इन सारे रॉन्ग और करेक्ट एंट्री के रिवर्सल को आपस में जमा कर लें, यानी कि आपस में एडजस्ट कर लें। अब हमारे पास तीसरा एरर आ गया जी। तीसरा एरर है पेमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैटी कैश फंड। पैटी कैश के फंड के लिए आपने पेमेंट की है बाय ₹1000 की, विच वाज ओनली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, जो सिर्फ बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई है, पैटी कैश में नहीं आई। ठीक है जी, आपने एक पैटी कैश फंड रिकॉर्ड बनाया था, उसके लिए आपने 1000 रुपया बैंक से निकाला, लेकिन आपने उसको डेबिट किया ही नहीं किसी चीज़ को। यानी कि आपने जो रॉन्ग एंट्री ये की कि बैंक को तो कर दिया क्रेडिट, बैंक को आपने क्रेडिट कर दिया लेकिन 1000 रुपये से, लेकिन आपने डेबिट कुछ नहीं किया। हालांकि करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट, जिसको हम पैटी कैश कहते हैं, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था बाय ₹1000। अब रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना है। रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे तो बैंक ठीक था, बैंक वाली साइड तो ठीक थी, कैश वाली साइड जो है वो ख़राब थी, तो कैश वाली साइड जो है वो अब हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं, पैटी कैश अकाउंट डेबिट, और हमारा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा जनाब? सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, और सस्पेंस अकाउंट हमारा 1000 से डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। तीनों अकाउंटिंग एंट्रीज हमने लिख ली हैं। पहली अकाउंटिंग एंट्री में सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो मैं ये लिख देता हूँ कि सप्लायर से
और जो है वो 10,000 पे क्रेडिट हो रहा है जी। ठीक है, इसी तरह से सेल्स रिटर्न अकाउंट के नाम से 400 रुपये से सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, और परचेज रिटर्न के नाम से 400 रुपये से सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। इसी तरह से जो तीसरी अकाउंटिंग एंट्री है, सस्पेंस अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है 1000 से, कैश का नाम लगेगा 1000। तो जनाब सस्पेंस अकाउंट की तीनों अकाउंटिंग एंट्रीज हमने पोस्ट कर ली हैं। इस तरफ हमारे पास आंसर आ रहा है 11,000, इस तरफ आंसर आ रहा है हमारे पास 11,000। तो डेबिट साइड जो है इसके अंदर इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा ये भी 11,000 सारा। तो डेबिट साइड पे जो आंसर आएगा वो उसमें से ही 800 माइनस करने के बाद 10,200 रुपये का जो है वो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा सस्पेंस अकाउंट का। 10,200 डेबिट साइड पे आएगा। तो ये हमारे पास 10,200 डेबिट साइड पे आ गया। क्वेश्चन 19 देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ए ट्रायल बैलेंस ए बिजनेस हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग एरर्स। बिजनेस को कुछ एरर्स नज़र आ गए हैं। ओके, 3 एरर्स हैं। उसने कहा कि प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर करेक्टिंग ऑफ एरर इज 1050, और कह रहा है कि करेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करें। प्रॉफिट को भी करेक्ट करना हो तो हमारा तरीकाकार तो वही है कि हम पहले करेक्टिंग एंट्रीज फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद उसको हम अपने प्रॉफिट में एडजस्ट कर लेते हैं। प्रॉफिट में एडजस्ट करने का तरीका ये होता है कि जो जो आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस से ताल्लुक़ रखती हैं, अगर वो क्रेडिट हो रही हैं तो प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगी, डेबिट हो रही हैं तो प्रॉफिट में से माइनस हो जाएंगी। जी जनाब, फर्स्ट एरर पढ़ते हैं। ऑनर का घर का रेंट पे कर दिया है 1500 रुपये का, जो कि हमने बिजनेस के रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया है, और ये हमारी जो है वो इसकी करेक्टिंग एंट्री सीधी ही अगर हम निकालना चाहें तो हम लोगों ने बेसिकली रेंट एक्सपेंस में एक एक्सपेंस ऐड कर दिया हुआ है, वो हमें बाहर निकालना होगा क्योंकि वो हमारा अकाउंट हमारा वो ख़र्चा है ही नहीं। तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो हमारे पास ड्राइंग्स रिकॉर्ड हो जाएंगी 1500 रुपये की। एक तो हमारा ये एरर है। दूसरी बात यह है कि परचेज ऑफ स्टेशनरी 500 की है, जो कि हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दी थी, और फिर उसके ऊपर डेप्रीसिएशन का भी 10% इम्पैक्ट है। ट्विन एडजस्टमेंट आ गई है। डेप्रीसिएशन हम लोगों ने स्टेशनरी रिकॉर्ड परचेज की थी तो हमने मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दी, तो मशीनरी अकाउंट को तो करना पड़ेगा क्रेडिट भैया। क्यों भला? क्योंकि मशीनरी अकाउंट में हमने 500 रुपये डाल दिए थे, वो हमें निकालने पड़ेंगे। और ये लेकर किधर जाने हैं? स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट के अंदर, कि स्टेशनरी का जो एक्सपेंस है वो हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है 500 रुपये से। एडिशनली यहाँ पे हमें क्या करना होगा? डेप्रीसिएशन की एंट्री चार्ज करनी होगी, डेप्रीसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, क्योंकि मशीनरी है। अच्छा, मशीनरी तो कम हो रही है, तो हम लोगों ने पहले मशीनरी के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज कर दी होगी, वो अब हमें रिवर्स करनी पड़ेगी। देखें ना, मशीनरी को क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मशीनरी कम हो रही है। पहले मशीनरी के ऊपर जो डेप्रीसिएशन चार्ज की हुई थी वो अब हमें कम करनी पड़ेगी। तो जब हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रीसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एंट्री करते हैं, लेकिन जब हमें इसे ठीक करना होगा तो इसको रिवर्स करना होगा। तो हमारी जो एंट्री होगी वो होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट क्या होगी? 500 रुपये का एसेट के अंदर जो है वो एक्सपेंस लिखा हुआ था, इसका 10% बोले तो 50 रुपये की हम लोगों ने डेप्रीसिएशन चार्ज की होगी, जो अब हमें रिवर्स करनी पड़ेगी। क्यों भला? क्योंकि वो एसेट तो था ही नहीं। ओके, आगे क्या बात है जी? तीसरा है फ्रेट पेड। 150 रुपये का फ्रेट पे किया फॉर इन्वेंट्री सोल्ड हैज़ बीन डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट, और ये तो हमारे स्टेशनरी में जो है वो चली गई है, तो स्टेशनरी से निकाल देते हैं भाई, कोई बात नहीं। स्टेशनरी अकाउंट जो है वो डेबिट कर देते हैं, और क्या चीज़ क्रेडिट करनी है? फ्रेट पेड, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अकाउंट। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट अमाउंट कितनी है जी? 150, 150 की और 150 की। अब हमारे पास जो है वो सारी करेक्टिंग एंट्रीज आ गई, हम लोगों ने सीधी सीधी करेक्टिंग एंट्रीज निकाल ली। उसने कहा जी द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द करेक्शन ऑफ एरर इज 10,500। तो हमें पता है कि हम लोग प्रॉफिट फॉर द ईयर से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद करेक्टिंग एंट्री की हर लाइन आइटम को देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें वो इम्पैक्ट क्या आ रहा है, डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। देखें, ड्राइंग्स जो होती हैं, क्या ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में आती हैं? जवाब है जी नहीं। क्या रेंट एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट लॉस में आता है? जी हाँ। 150 रुपया रेंट एक्सपेंस हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट के अंदर इस चीज़ को ऐड करेंगे। हमारा जो प्रॉफिट है
जो एज़ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो 10,500 है। तो ये तो हो जाएगा हमारा ऐड। तो हम हर लाइन आइटम को चेक करते हैं, तो ये इसका इम्पैक्ट है 1500 ऐड हो गया। इसी तरह से स्टेशनरी एक्सपेंस का क्या कोई इम्पैक्ट है? स्टेशनरी एक्सपेंस जी बिल्कुल है, ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करेगा। ओके, क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो हम 500 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि रूल क्या है, अगर प्रॉफिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जो उसकी नेचर है, प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है, क्रेडिट्स के हिसाब से सारे क्रेडिट्स ऐड होंगे और सारे डेबिट्स माइनस होंगे। क्या मशीनरी एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है? जी नहीं। क्या क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है? जी नहीं। क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट हमारे प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है? जी हाँ। डेप्रिसिएशन 50 रुपीज़ से क्रेडिट हो रही है, तो हम 50 रुपीज़ इसमें ऐड करेंगे, सेम नेचर ऐड होगी। क्या हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है? जी हाँ। ट्रांसपोर्टेशन 150 से क्रेडिट हो रही है, तो 150 हम इसमें माइनस कर देंगे। इसी तरह से स्टेशनरी एक्सपेंस क्या हमारे प्रॉफिट को इम्पैक्ट करती है? जी हाँ, और ये 150 जो है इसमें ऐड हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हमारे पास करेक्टिंग एंट्री के अंदर दोनों ही एक्सपेंसेस हों, तो एक चीज़ हमारे प्रॉफिट में ऐड होनी होती है, दूसरी माइनस होनी होती है। तो कलेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि अगर एक करेक्टिंग एंट्री से दो हमारे प्रॉफिट के अकाउंट्स ही इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी जगह पे ज़ीरो भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो करेक्ट प्रॉफिट होगा 10,500, उसके अंदर ये चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद आएगा 11,550। तो 11,550 रुपये का जो हमारा प्रॉफिट है, दैट शुड बी रिकॉर्डेड एज आर प्रॉफिट, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं जी। ए कैश रिफंड ऑफ ₹20,000 ड्यू टू ए कस्टमर ए वाज करेक्टली ट्रीटेड। ए कैश रिफंड ड्यू टू कस्टमर ए वाज करेक्टली ट्रीटेड इन कैश बुक एंड देन क्रेडिटेड टू द अकाउंट रिसीवेबल लेजर ऑफ बी। कैश रिफंड किया था हमने, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था और हम लोगों ने कस्टमर अकाउंट को डेबिट करना था। ये हमारी करेक्टिंग एंट्री थी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया भैया, उसने कहा जी वाज करेक्टली ट्रीटेड इन कैश बुक, यानी कि कैश बुक के अंदर हमने ठीक काम किया कि कैश को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है। एंड देन क्रेडिटेड टू द अकाउंट रिसीवेबल, तो कस्टमर को यानी कि अकाउंट रिसीवेबल्स को भी, जिसे हम डेटर्स कहते होते हैं, इसको भी कर दिया क्या, क्रेडिट, और डेबिट किसी को किया ही नहीं। डेबिट ज़ीरो अमाउंट से हो गया और डेटर्स को हम लोगों ने 20,000 से क्रेडिट कर दिया है और कैश को भी हमने 20,000 से क्रेडिट कर दिया, क्योंकि उसने कहा था कि कैश वाली साइड ठीक रिकॉर्ड हुई है, डेटर्स हम लोगों ने डेबिट कर दिया डेटर्स को, अकाउंट रिसीवेबल्स को। अच्छा, एट व्हाट अमाउंट द सस्पेंस अकाउंट शुड बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस इन ऑर्डर टू मेक द ट्रायल बैलेंस एग्री। अब देखिए ज़रा, अकाउंटिंग एंट्री के अंदर हमारी डेबिट साइड शॉर्ट है अकाउंटिंग एंट्री से, यही वाला सेम इफेक्ट जो है ये हमारा रिफ्लेक्ट होगा हमारी ट्रायल बैलेंस के अंदर। और ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारी डेबिट साइड जो है वो शॉर्ट होगी कितनी अमाउंट से, 40,000 से। इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट साइड होती है वो जितनी शॉर्ट होती है वो हमारे ट्रायल बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमारा जो डेबिट साइड है वो शॉर्ट है, तो डेबिट साइड का 40,000 जो है ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बनेगा सस्पेंस अकाउंट का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 21 देखते हैं जी। ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंस एज कैपिटल एक्सपेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा जी, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होते हैं और कैपिटल एक्सपेंस क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस हर उस खर्चे को कहते हैं जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस में वो तमाम खर्चे रिकॉर्ड होते हैं जो कि आपने डे टू डे खर्चों के लिए किए हुए हैं। इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एक जनरल टर्म है, बेसिकली ये नॉन फाइनेंशियल टर्म है। ठीक है, नॉन अकाउंटिंग टर्म है। अकाउंटिंग के अंदर जो है ना वो हम एक्सपेंसेस, इनकम, इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, एसेट्स लिखते हैं। लेकिन एक होता है आपका, एक और फील्ड होती है अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फाइनेंस के अंदर जो है, ये आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, एक फाइनेंस की फील्ड है, उसके अंदर ना ये दो टर्मिनोलॉजीज ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है जी, रेवेन्यू एक्सपेंस उन तमाम खर्चों को कहते हैं जो आपने अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए किए होते हैं, जो आपने एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए किए होते हैं, सेल, परचेज, रिपेयर, सैलरीज, मार्केटिंग, यूटिलिटीज़। यानी कि बेसिकली वो तमाम खर्चे जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं ना, उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। ठीक हो गया।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऐसे खर्चों को कहते हैं जिससे आपके एसेट्स बनते हैं, जिससे आपके एसेट्स बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस को कहते हैं और कैपिटल एक्सपेंसेस आपके एसेट्स को कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर एलईडी ली है कॉलेज के लिए, तो फाइनेंस वाले ये कहेंगे, अकाउंटिंग वाले कहते हैं हमने एसेट लिया है, लेकिन फाइनेंस वाले ज़रा ज़्यादा मम्मी डैडी बच्चे अपने आप को समझते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, सही है। तो ये फाइनेंस का जो एरिया है ये आपकी कॉस्टिंग की स्ट्रीम है। कॉस्टिंग की स्ट्रीम के अंदर आप पहला वो पढ़ते हो क्यूएम पढ़ते हो, फिर उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद बिजनेस इनसाइट एंड एनालिसिस यानी कि वो बीआईए वाला पेपर पढ़ते हो, फिर बीएफडी पढ़ते हो। तो ये दो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अलग है जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं, और एक मैनेजेरियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल जो है वो उनकी अलग है, ठीक है। इसमें बस ये नाम का फ़र्क है। तो याद रखना रेवेन्यू एक्सपेंसेस उन खर्चों को कहते हैं जो आपके एक्चुअली खर्चे होते हैं, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस ऐसी पेमेंट्स को कहते हैं जिनसे आपके एसेट्स बनते हैं। तो इसका ये मतलब है, किधर गया जी, रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब है एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस का मतलब है एसेट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो हैं ये अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी नहीं है, प्योर अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी नहीं है, क्योंकि कैपिटल हमारे ख्याल से वो होता है जो ऑनर से पैसे आए होते हैं और एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस को कहते हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ दें तो ये एसेट बन जाता है। ये फजूल सी बात है। लेकिन क्योंकि हम लोग अक्रॉस द फील्ड्स डिस्कशन कर रहे हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मोस्टली ये फाइनेंस की या रिपोर्टिंग की टर्म होती है, लेकिन आप समझ लीजिए कि इन दोनों को जोड़ के अगर हम पढ़ें तो ये एक एसेट कहलाता है, यानी कि एक ऐसा खर्चा जिससे आपका एसेट बन गया है, ठीक है जी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंसेस को कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स को कहते हैं, याद रखिएगा। एग्जामिनर पूछ सकता है, ये सवाल आ सकता है। तो उसने कहा कि एक रेवेन्यू एक एक्सपेंस को हमने एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये कौन सा एरर है? बड़ा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल साहब के लेवल का एरर है। क्वेश्चन 22 देखते हैं। इफ एन इफेक्ट ऑफ एन एरर इज कैंसल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ सम अदर एरर इट इज कॉमनली नोन एज, ये आपको पता है क्या होते हैं? कंपनसेटिंग एरर्स। यस, कंपनसेटिंग एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स ऑफ ₹100,000 परचेज फ्रॉम अब्बास ट्रेडर्स, 1 लाख रुपए की चीजें अब्बास ट्रेडर से परचेज की हैं। नाम लिख दिया है बंदे का और अमाउंट लिख दिया है, गुड्स परचेज हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज टू क्रेडिटर्स, ठीक है जी, अब्बास ट्रेडर्स। अच्छा, एरर क्या किया है? उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब यह है कि उसको सेल्स के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। परचेजेस की थी, सेल्स के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया, क्यों? इफेक्टिव इफेक्ट, इफेक्ट ही इफेक्ट होगा, पंगे ही पंगे होंगे, इसमें दंगा होगा, फसाद होगा। नहीं, सेल्स बुक में आपने उसको रिकॉर्ड किया ना, तो उसका मतलब आपने उसको सेल्स के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया। आपने जो एंट्री करनी थी, देखो जरा, आपने एंट्री करनी थी, क्या एंट्री करनी थी? परचेज अकाउंट डेबिट और क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट, ये करनी थी आपने एंट्री। आपने क्या किया? परचेज को तो डेबिट नहीं किया, उसको सेल्स के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स को भी क्रेडिट कर लिया और क्रेडिटर्स को भी क्रेडिट कर लिया, क्योंकि क्रेडिट साइड का एरर उसने नहीं बताया, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं लिखा, ये एरर किया है, ठीक है जी। 1 लाख रुपए से आपकी करेक्ट एंट्री 1 लाख रुपए से ये होनी चाहिए थी। आपने क्या कर दी? आपने किया ये कि आपने डेबिट पे कुछ नहीं किया, क्रेडिटर्स को भी 1 लाख से क्रेडिट कर दिया, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि क्रेडिट साइड पे भी एरर है, सिर्फ डेबिट साइड पे एरर है, ये एरर आपने कर दिया। आपने डबल क्रेडिट कर दिया, इसको डबल क्रेडिट करना कहते हैं, डबल क्रेडिट्स या डबल डेबिट्स, दोनों ही साइड डबल डबल कर दी। एरर में पढ़ा था ना हमने कि सस्पेंस अकाउंट से ऐसे एरर्स भी आते हैं जिसमें डबल डेबिट्स हो जाएं या डबल क्रेडिट्स हो जाएं, तो ये डबल डेबिट डबल क्रेडिट है। ये अब तीसरी दफ़ा है जब हम इस तरह की सिचुएशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले भी 2 सिचुएशन में, तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में, बल्कि क्वेश्चन नंबर 15 में तो 2 ऑप्शन थी, सी और डी। उन दोनों ऑप्शंस में यही बात थी कि सेल्स लिखी थी,
परचेज के तौर पे रिकॉर्ड कर ली, परचेज करनी थी की थी सेल्स के तौर पे रिकॉर्ड कर ली। दूसरी साइड का एरर नहीं है जब तक वो हमें ना बताए कि दूसरी साइड का भी एरर है, ठीक है। तो जनाब उसने सेल्स को परचेज को डेबिट करने के बजाय सेल्स को क्रेडिट कर दिया और क्रेडिटर्स को भी क्रेडिट कर दिया। क्या समझे? अब इसको ठीक करना होगा तो क्या करना होगा हमें? इस एरर को ठीक करने के लिए सवाल क्या है? द रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर विल, इस एरर को ठीक करने से प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? रॉन्ग एंट्री रिवर्स करेंगे तो क्रेडिटर्स भी डेबिट होंगे, सेल्स भी डेबिट होंगी, और करेक्ट एंट्री पास करेंगे, परचेज डेबिट होंगी और क्रेडिटर्स क्रेडिट होंगे, और बाकी सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा। अब बताएं प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा कितनी अमाउंट से? परचेज, करेक्टिंग एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट। एक तो ये एंट्री है जो आपने पास करनी है, और दूसरा आपने रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना है कि ये क्रेडिटर्स क्रेडिट हो रहे हैं, ये क्रेडिटर्स जो हैं ये डेबिट होंगे, सेल्स भी आपकी डेबिट होंगी 1 लाख रुपए से, और अब आपका जो रिमेनिंग रह जाएगा सस्पेंस अकाउंट वो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा 2 लाख रुपए से। ऐसे में वो कौन कौन सी आइटम्स हैं जो हमारे प्रॉफिट को हिट करेंगी? परचेज और सेल्स। ना क्रेडिटर हिट करेगा ना क्रेडिटर ये वाला हिट करेगा, ये तो दोनों वैसे ही आपस में कट जाएंगे। सस्पेंस अकाउंट जो है वो भी हिट नहीं करता, सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं जाता। इसका ये मतलब है कि हमें जो चीज़ हिट करेगी परचेज और सेल्स है, परचेज भी डेबिट हो रही है, सेल्स भी डेबिट हो रही हैं, दोनों प्रॉफिट में से माइनस हो जाएंगी, ठीक है, दोनों प्रॉफिट में से माइनस हो जाएंगी क्योंकि डेबिट हो रही हैं। प्रॉफिट में क्रेडिट चीज़ें ऐड करनी होती हैं और डेबिट चीज़ें माइनस करनी होती है, तो दोनों माइनस हो जाएंगी। इसका मतलब है कि हमारे प्रॉफिट में रिडक्शन आ जाएगी। देयर विल बी ए रिडक्शन इन ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट का पूछ रहा है। अब जरा ये भी देख लें कि ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर परचेज और सेल्स दोनों ग्रॉस प्रॉफिट में जाती हैं। हाँ जी, परचेज भी जाती है, सेल्स भी जाती हैं, तो इसका ये मतलब है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा रिड्यूस होगा। देयर विल बी ए रिडक्शन इन द ग्रॉस प्रॉफिट, ऑप्शन बी। कोई बच्चा सवाल पूछने लगा था यहाँ से, वो हमारा बैलेंस शीट में जाता है। हाँ, सस्पेंस अकाउंट वैसे तो जीरो हो जाता है, सस्पेंस अकाउंट वैसे तो हम जीरो कर देते हैं। अगर हमारा सस्पेंस अकाउंट कहीं पे नजर आए तो उसका ये मतलब है कि अभी तक इसके एरर्स ठीक नहीं हुए, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी टू प्रेजेंट नहीं है। तो सस्पेंस अकाउंट कहीं पे भी शो नहीं होगा, आइडियली वो ख़त्म हो जाना चाहिए, आइडियली वो ख़त्म हो, जीरो हो जाना चाहिए ना। जब हम सारे एरर्स खत्म कर लेंगे तो सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, कभी कभार वो क्वेश्चन में ये कह देता है कि यार सस्पेंस अकाउंट अगर इसके बाद भी टैली ना हो, अगर सस्पेंस अकाउंट इसके बाद भी टैली ना हो, सवाल के अंदर ये ऑप्शन आ सकती है कि अगर सस्पेंस अकाउंट इसके बाद भी टैली ना हो तो क्या किया जाए। सही है, सस्पेंस अकाउंट इसके सारे एरर्स ठीक करने के बाद अगर कोई सस्पेंस का बैलेंस रह गया तो एग्जामिनर सवाल में ये बता सकता है कि यार इसके बाद सस्पेंस अकाउंट का जो भी बैलेंस है ना, वो तुम जो है ना वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस को चार्ज कर देना। मिसलेनियस एक्सपेंसेस को चार्ज करने का ये मतलब है कि अगर उसका डेबिट इम्पैक्ट है तो वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में ऐड कर दो, अगर उसका क्रेडिट इम्पैक्ट है तो वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में से माइनस कर दो। तो ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बावजूद भी सारे एरर्स आइडेंटिफाई नहीं होते, ये तो बड़ा कन्वीनियंट हो गया ना कि सारे एरर्स आइडेंटिफाई हो गए, अच्छी बात है, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो हो गया। लेकिन अगर कभी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो ना हो तो फिर हमने क्या करना होता है, उसका जो रिमेनिंग है वो फिर उसमें एग्जामिनर बता देता है कि यार रिमेनिंग बैलेंस जो है फलां अकाउंट को चार्ज कर दो। जैसे हमने एक सवाल किया था, उसमें उसने कहा था कि एंड पे सस्पेंस अकाउंट का जो भी बैलेंस रह जाएगा वो सैलरीज को चार्ज कर देना। किया था ना, यही सस्पेंस अकाउंट का जो सवाल था वो हमने किया था एक, जिसमें उसने हमें ये कहा था कि सैलरीज को जो है वो चार्ज कर देना, रिमेनिंग सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस रह जाता है। तो ऐसे होता है प्रैक्टिकली कि रिमेनिंग बैलेंस जो होता है उसको वो कहता है सस्पेंस अकाउंट को किसी अकाउंट में क्लोज कर दो, बस दफा करो इसको। बैलेंस शीट में ये शो नहीं करते, ना प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। क्वेश्चन 25, व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज ओवरस्टेटेड। ओके, जब ओपनिंग स्टॉक ओवरस्टेटेड होगा, नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड विल बी। देखो हमारे पास ना दो चीजें होती हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर तो हम लोग जब भी उसमें कोई चेंजेस होता है हम उसकी अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। क्या करते हैं, पहले क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज करना हो तो हम इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट
कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा एक्सपेंस होती है जो उसमें आती है। अगर हम इन्वेंट्री को, क्लोजिंग स्टॉक को डिक्रीज करें किसी एंट्री से, तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट करते हैं। हमने यहाँ से ही ये चीज़ आइडेंटिफाई की थी। देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स, जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो क्रेडिट होता है। हर वो चीज़ जो क्रेडिट हो रही है प्रॉफिट में ऐड होगी, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ओके, ये तो था क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो होता है ये किसी अकाउंटिंग एंट्री से नहीं आता। ओपनिंग स्टॉक जो होता है ये किसी अकाउंटिंग एंट्री से नहीं आता, और इसको ठीक करना हो तो भी हम कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमने सिंपल ओपनिंग स्टॉक को पकड़ना होता है और सेल्स में से माइनस कर देना होता है, सेल्स में से माइनस कर देना होता है। अब बेसिकली ये डेबिट बैलेंस है, जस्ट लाइक एन एक्सपेंस। तो जो एक्सपेंस के साथ होगा वही इसके साथ भी होगा। एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। या इन दोनों का आपस में जो है वो रिलेशनशिप देखकर भी हम ओपनिंग स्टॉक का इंपैक्ट निकाल सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशन होता है। 1/, इस तरह से करके लिखते होते हैं इसको। तो ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट इनवर्स रिलेशन वाले होते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक की अकाउंटिंग एंट्री तो कोई नहीं बनेगी, लेकिन अगर वो ये बता दे कि आपका जो है वो ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है, ठीक है जी, नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा नेट प्रॉफिट के ऊपर? नेट प्रॉफिट अंडरस्टेटेड हो जाएगा, क्योंकि उससे उल्टा इंपैक्ट जाएगा ना। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवरस्टेटेड है तो नेट प्रॉफिट अंडरस्टेटेड हो जाएगा, सही है, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया है, नेट प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया है, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात। फिर ओवरस्टेट होना था। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेटेड होता, नेट प्रॉफिट भी ओवरस्टेटेड होता। 26 का आंसर क्या होगा जी? डिफरेंस ऑफ टोटल ऑफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। वाह, शुक्र है कोई सवाल आसान भी आया। अच्छा, गुड्स परचेज फ्रॉम सप्लायर वर्थ रुपीज 2 लाख, नो एंट्री मेड इन परचेज बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एरर ऑफ प्रिंसिपल तो होता है ना कि किसी और जगह पे कर दी होती है एंट्री, एंट्री तो कोई की नहीं, उसने कहा कोई एंट्री नहीं की। परचेज ऑफ फ्यूल फॉर द कार इज कैपिटलाइज्ड टू मोटर व्हीकल। कैपिटलाइज करने का हमने पढ़ा था, किधर पढ़ा था हमने? चैप्टर 6, वो जो चैप्टर था हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, उसमें पढ़ा था कैपिटलाइज से मुराद होता है एसेट की कॉस्ट में शामिल करना। कैपिटलाइज करने से मुराद होती है किसी भी खर्चे को एसेट की कॉस्ट में शामिल करना। तो क्या मोटर व्हीकल का जो फ्यूल है उसको हम एसेट की कॉस्ट में शामिल कर देंगे? नहीं करना चाहिए ना, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एक्सपेंस था, हमने उसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। एक्सपेंस था, हमने उसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया।